हेलो साइबरवॉर्म्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं नीट रूट्स। और आज के सेशन में हम काली लिनक्स को अच्छे से यूज करना और उसके साथ फेमिलियर होना सीखेंगे। इसके लिए ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर काली लिनक्स क्या है। काली लिनक्स एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पेनिट्रेशन टेस्टर और हैकर्स प्रिफरली यूज करते हैं, क्योंकि ये आपको फुल एक्सेस देता है कि आप यहाँ पर कोई भी टूल्स रन कर सकते हैं या फिर उनको यूज करके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल पर आ जाना है अपने, और यहाँ पर हमें अपना VMware डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पर जाकर VMware वर्क स्टेशन सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको प्रो डाउनलोड नहीं करना है, आपको नॉर्मली डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट्स में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको मैकबुक के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं, और अगर आपको विंडोज़ के लिए चाहिए तो यहाँ प्रो भी ले सकते हैं और सिंपल भी ले सकते हैं। तो हम सिंपल पर ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डाउनलोड फ्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है VMware वर्क स्टेशन प्लेयर। तो हमें सिंपली यहाँ पर गो टू डाउनलोड्स में जाना है, और यहाँ पर जितना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जितने बिट का उतना ही चूज करके आपको डाउनलोड करना है। तो हम डाउनलोड करने वाले हैं वर्क स्टेशन प्लेयर फॉर विंडोज 64 बिट। तो यहाँ से हम डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करके डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में। ये रहा हमारा VMware प्लेयर। तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको परमिशन मांगेगा इंस्टॉल करना है या नहीं। उसके बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है और ये इंस्टॉलेशन के लिए स्टार्ट हो जाएगा। हम इन सबको मिनिमाइज कर देते हैं। सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल विंडोज़ हाइपरविजर प्लेटफॉर्म को ऑटोमेटिकली क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं आपको कहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो इसको हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल करने वाले हैं। ओके कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको डेस्कटॉप पर शॉर्टकट चाहिए या फिर आप सिंपली सर्च बार से सर्च करके उसको रन कर सकते हैं। तो हम इसको डेस्कटॉप पर भी रखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करते ही इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हमें थोड़ा पेशेंस रख के वेट करना पड़ेगा। सो गाइज ये ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे डेस्कटॉप पे आ चुका है। सो गाइज ये इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आपको प्रो यूज करना है या फिर आपको सिंपली जो फ्री वर्जन है उसको यूज करना है। तो हम सिंपली इसको नॉन कमर्शियल यूज के लिए यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ऑलरेडी यहाँ पर नॉन कमर्शियल पर क्लिक होता है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको कंटिन्यू कर देना है। हम कंटिन्यू करेंगे, फिनिश करेंगे। उसके बाद ये स्टार्ट हो गया। तो ये था हमारा VMware इंस्टॉलेशन। इसके बाद अब हम देखने वाले वर्चुअल बॉक्स का इंस्टॉलेशन। तो उसके लिए हम मूव करते हैं अपने क्रोम पर। के बाद यहाँ पर सर्च करते हैं वर्चुअल बॉक्स। आपको इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको सिंपली गूगल पर जाकर वर्चुअल बॉक्स टाइप करके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको डाउनलोड्स में जाना है। आप अगर विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज होस्ट को डाउनलोड कर लें। अगर आप मैक OS यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से मैक OS पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं, सोलारिस यूज कर रहे हैं, सोलारिस 11 यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो आपका जैसा OS है उसके हिसाब से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा विंडोज़ है, इसीलिए हमने विंडोज़ पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पर आप जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं डाउनलोड इसको नहीं करूँगा। तो इसके बाद हम मूव करते हैं डायरेक्ट अपने डाउनलोड फोल्डर पर, जहाँ से हम इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो हम आ चुके हैं अपने डाउनलोड फोल्डर पे। तो हम यहाँ पर सिंपली इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, थोड़ा वेट करना। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हैं कि आपको किस फोल्डर में आपको ये वर्चुअल बॉक्स रखना है। यहाँ से आप ब्राउज करके आप अपने वर्चुअल बॉक्स को अपने हिसाब से किसी भी फोल्डर में रख सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम फाइल्स में ही रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो
तो ये जैसे कि मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है, बट आपके सिस्टम में यहाँ पर प्रोसीड टू इंस्टॉल आएगा तो आपको वहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सभी सिस्टम्स डिफॉल्ट मिलेंगे, आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर देना है। और अब जैसे कि मुझे वर्चुअल बॉक्स ही यूज करना है तो मैं VMware को अनइंस्टॉल कर दूंगा। तो इसके लिए मैं अपने विंडोज़ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आने के बाद इसको अनइंस्टॉल पर क्लिक करूंगा तो मुझे ये डायरेक्टली रेंडर कर देगा कंट्रोल पैनल पर। उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा और VMware को सर्च करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिल गया। तो यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शंस है, चेंज, रिपेयर और रिमूव का। तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो इस पर नेक्स्ट क्लिक करूंगा, उसके बाद रिमूव। उसके बाद ये रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस ये देख सकते हैं आप, मेरे डिवाइस से ये रिमूव हो चुका है। अभी यहाँ से भी थोड़ी देर में रिमूव हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, उसके बाद ये रिमूव हो चुका है। तो इसको मैं कट करता हूँ। चले जाते हैं सिंपली अपने गूगल पर और यहाँ पर हम सर्च करने वाले हैं काली लिनक्स या फिर kali.org। उसके बाद आप डाउनलोड गेट काली पर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पर काली के सभी इमेजेस आ जाएंगे। तो हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद आपको देखना है अपने सिस्टम के अनुसार डाउनलोड करना है अपनी इमेज फाइल को। तो अगर आपका सिस्टम 64 बिट सपोर्ट करता है तो आपको 64 बिट से इंस्टॉलर को डाउनलोड करना है, या फिर अगर आपका सिस्टम 32 बिट को सपोर्ट करता है तो आपको 32 बिट का इंस्टॉलर डाउनलोड करना है, या फिर अगर आप एप्पल सिलिकॉन यूज करते हैं ARM64 तो आपको उसी अनुसार अपने इंस्टॉलर को डाउनलोड करना है। तो जैसे कि मेरा 64 बिट है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद हमारे पास इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास ये काली लिनक्स ब्लू है। उसके बाद हमारे पास काली लिनक्स का एक न्यू इमेज है जो कि काली पर्पल है और ये दिखने में भी बहुत अच्छा है और इंस्टॉल करने के बाद इसका इमेज फाइल भी बहुत अच्छा दिखता है। तो मैंने काली पर्पल को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो आज मैं आपको काली ब्लू को इंस्टॉल करना सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है और इसमें बहुत सारे एरर आते हैं डाउनलोड करने के टाइम। तो जैसे कि आप डाउनलोड कर रहे हैं तो वो डाउनलोड कभी कभार पॉज हो जाता है, तो वहां पर आपको कोई अपना सर नहीं पटकना है कि डाउनलोड नहीं हो रहा है या फिर कोई दिक्कत आ रही है। तो आपको सिंपली वहां पर रिज्यूम पर क्लिक कर देना है ताकि वो फिर से जहां से रुका है वहीं से कंटिन्यू हो जाए डाउनलोड होना। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उसको कट करके फिर से डाउनलोड करने का ट्राई करते हैं, बट वहां पर उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आपके पास इस एरर का सोल्यूशन है कि आपको सिंपली रिज्यूम पर क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर देना है। तो अब हम मूव करते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर पर। सो गाइस ये रहा हमारा काली लिनक्स का इमेज फाइल और इसको अब हम अपने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हम मूव करते हैं अपने वर्चुअल बॉक्स में। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी काली पर्पल इंस्टॉल्ड है और अब हम इसमें काली ब्लू को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने न्यू OS का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काली लिनक्स और उसके बाद हम यहाँ पर ISO इमेज को यहाँ पर डाल देते हैं। तो इसके लिए हम इसको ओपन करते हैं और अपने फोल्डर में जाते हैं, नीट रूट्स में जाते हैं और यहाँ पर है हमारा iOS इमेज फाइल। उसके बाद हम इसको ओपन कर देते हैं। तो ये रहा हमारा ISO इमेज फाइल। उसके बाद ये सारा का सारा डिफॉल्ट होता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आप बेस मेमोरी का 2040 MB यूज करेगा, मतलब लगभग 2 GB यूज करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और फिर ये डिफॉल्ट में आपका 25 GB यूज करता है। तो आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं बट आप इसको डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। आप इसको अगर डिक्रीज करेंगे तो आपका काली उतना अच्छा से नहीं चलेगा या फिर लैग करेगा। तो आपको इस चीज को समझना है और यहाँ पर नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर देना है और अब ये हमारे वर्चुअल बॉक्स में आ चुका है और अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हम इसको ग्राफिकल इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आपको इन सारे ऑप्शंस को अवॉइड करके ग्राफिकल इंस्टॉल पर जो डिफॉल्ट है उसी पर इंटर कर देना है। उसके बाद देखेंगे आपका माउस यहाँ पर अच्छे से वर्क नहीं करता है, मतलब हिडन हो जाता है। तो आपको उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका जो राइट साइड में कंट्रोल बटन है उस पर क्लिक करके आप अपने कर्सर को फिर से ला सकते हैं। और अब यहाँ पर हम अपने लैंग्वेज को चूज कर लेते हैं। तो मैं इसको सिंपली इंग्लिश पर ही डिफॉल्ट ही रखूंगा। कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लोकेशन चूज करना होता है। तो मैं इसको यूनाइटेड स्टेट ही रखने वाला हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड को चूज करना है। तो मैं इसको डिफॉल्ट ही अमेरिकन इंग्लिश रखने वाला हूँ। कंटिन्यू करते हैं और ये स्कैन होना स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे काली लिखा है उसको काली छोड़ देना है। उसके बाद कंटिन्यू करना है।
डोमेन नेम हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखने वाले हैं, इसको स्किप करके कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीट रूट्स। के बाद कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हमारा यूजर नेम जो है वो नीट लिख कर आ जाता है, या फिर आप इसको कट करके आप अपने हिसाब से अपना यूजर नेम रख सकते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, और ये पासवर्ड आपको हमेशा रिमेंबर होना चाहिए, क्योंकि आप जितनी बार अपने काली लिनक्स को ओपन करेंगे उतनी बार आपको ये पासवर्ड की ज़रूरत होगी। तो मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट ईस्टर्न ही रख देता हूँ। कंटिन्यू। उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड नंबर का चूज करना है, गाइडेड यूज इंटायर डिस्क एंड सेटअप LVM। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद इसको भी जो फर्स्ट नंबर में आता है न्यू यूजर्स के लिए यही रिकमेंडेड होता है, इसलिए इसको भी कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद इसको आपको यस पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं और फिर यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट दिखा देगा आपका इतना GB मेमोरी यूज होने वाला है। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है और फिर कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें बहुत टाइम लग सकता है, लाइक 30 मिनट या फिर 1 आवर तक लग सकता है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के ऊपर। तो अब आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर जितने भी है सब में क्लिक कर देना है और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। और अब यहाँ पर हम जो डिफ़ॉल्ट में है उसको ही क्लिक करके और कंटिन्यू कर देते हैं। और अब इसके बाद हमको सिंपली इस पर यस क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद हम इसको इस पर क्लिक करेंगे सेकंड नंबर पर, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुका है। ये ऑफलाइन इंस्टॉलेशन है तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। सो गाइस इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हमारा काली लिनक्स हमारे वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको हम डायरेक्टली कंटिन्यू कर देते हैं और अब ये फिनिश होने के बाद खुद ओपन हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करते हैं, इंटर। सो गाइस इसको ओपन करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे नीट रूट्स पर, उसके बाद हम अपना पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। सो गाइस हमारा काली लिनक्स आ चुका है। अब इसको हम फुल व्यू में कर देते हैं, तो इसके लिए हम फुल स्क्रीन पर क्लिक कर देते हैं। सो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं आखिर काली लिनक्स है क्या। काली लिनक्स एक ओपन सोर्स डेबियन बेस्ड लिनक्स है जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी रिसर्च, कंप्यूटर फोरेंसिक और रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे कामों के लिए यूज होती है। इसको मेनली हैकर्स या फिर साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स यूज करते हैं और ये फ्री और बहुत ही पोर्टेबल होने की वजह से इसको सभी हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर इंपॉर्टेंस देते हैं। एक्चुअली गैस काली लिनक्स विंडोज़ की ही तरह काम करता है, बट इसमें हम CLI का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं GUI से। तो जैसे कि हम विंडोज़ में यूज करते हैं, वहाँ पर जो भी हमें काम करना होता है तो उसको हम अपने कर्सर के हेल्प से या फिर अपने टच स्क्रीन की हेल्प से हम उस पर चेंजेस करते हैं। लाइक अगर मुझे कोई फोल्डर बनाना है या फिर मुझे कोई TXT फाइल बनाना है या किसी चीज़ को कहीं से कहीं मूव करना है या फिर कोई टूल इंस्टॉल करना है या कुछ करना है, उसके लिए हम अपने कर्सर का या फिर अपने GUI का हेल्प लेते हैं। यहाँ से सिंपल तरीके से, जैसे कि विंडोज़ में होता है, यहाँ से हम किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट कट मूव और यहाँ पर हम कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने GUI की हेल्प से। उसी तरह से काली लिनक्स में GUI के साथ साथ यहाँ पर CLI होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको हम मेनली इधर प्रीफर करेंगे और हम मेनली उस पर ही काम करने वाले हैं। जैसे कि हम ओपन कर लेते हैं अपना टर्मिनल और यहाँ पर हम अपने सारे काम करने वाले हैं और इसको ही हम मेनली यूज करने वाले हैं। GUI को उतना हम यूज नहीं करेंगे जैसे कि हम विंडोज़ में यूज करते हैं मेनली GUI को, बट यहाँ पर हम अपने CLI को यूज करेंगे। तो इसके लिए हमको इसके साथ फ्रेंडली होना पड़ता है और इसके कुछ कमांड्स होते हैं जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में, जैसे कि हु एम आई। सो गाइज आप देख सकते हैं जैसे ही आप हु एम आई कमांड डालते हैं उसके बाद ये बता देगा कि आप है कौन या फिर आपका यूजर नेम क्या है। इसी तरह से हम और भी कमांड्स यूज करने वाले हैं, बट उससे पहले हम थोड़ा इसके साथ फेमिलियर हो जाते हैं। जैसे कि मैं इसको कट करता हूँ, उसके बाद हम देख लेते हैं ये, जैसे कि मेरा जो डेस्कटॉप स्क्रीन आ रहा है, जो बैकग्राउंड स्क्रीन आ रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। जिसको चेंज करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर चेंज बैकग्राउंड पर क्लिक करें। उसके बाद ये ओपन हो चुका है और जैसे आप जब स्टार्टिंग में इसको इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको ये डिफ़ॉल्ट वाला सेटिंग मिलता है, जहाँ पर आपका जो टर्मिनल होता है वो वाइट कलर में ओपन होता है। उसको हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पर डार्क थीम रखा है
ताकि मेरा सभी जो भी मैं यहाँ पर काम करूँ वो ब्लैक में दिखे। इसी तरह से आप अपना ये जो बैकग्राउंड है इसको चेंज कर सकते हैं। अभी मैं काली पर्पल यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आप इसको ओपन करते हैं स्टार्टिंग में तो आपको ये वाला स्क्रीन दिखता है, ये वाला बैकग्राउंड दिखता है, जो कि मुझे उतना अच्छा लगा नहीं, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। तो इसमें मैंने चेक किया तो मुझे ये वाला बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने इसको रख लिया। उसके बाद आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, इस अपने अनुसार यहाँ पर बैकग्राउंड रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से नोटिफिकेशन सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर हम सारे अपने सर्च सेटिंग मिला सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको सारे ऐप्स जो भी आपके काली पर इंस्टॉल्ड है वो सब दिखा देगा। उसको चेक करने के लिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपको दिख जाएगा सारे एप्लीकेशन के बारे में जो भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। उसके बाद हम चले जाते हैं प्राइवेसी में, जो कि आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है साउंड, पावर, डिस्प्ले, माउस, टचपैड, कीबोर्ड, प्रिंटर, रिमूवल मीडिया, कलर, रीजन, लैंग्वेज, एक्सेसिबिलिटी, यूजर। और यहाँ पर यूजर में हम आते हैं, यहाँ पर आप अपने अनुसार यूजर ऐड कर सकते हैं। लाइक इफ़ आपका कोई ऑनलाइन अकाउंट है जहाँ पर आप काम करते हैं, आप अपनी पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, वो आपको यहाँ पर फिर से चाहिए यहाँ, ताकि आप अपने न्यू डिवाइस में जो अपने पिछले जो भी अपने काम किए हुए हैं उसको आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकें। तो आप यहाँ से अपना पुराना यूजर ऐड कर सकते हैं, जिसको ऐड करने के लिए आपको पहले इसको अनलॉक करना पड़ेगा। जिसके लिए आपको, जैसे कि आप मान लो विंडोज में इफ कोई फोल्डर ओपन करते हो या फिर कोई फाइल ओपन करते हो तो वहाँ पर आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मांगता है, जहाँ पर आपको उसको यस करना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। आप इसको जब अनलॉक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सुपर यूजर का परमिशन मांगेगा, जिसको आपको ऑन करने के बाद यहाँ पर आप अपना यूजर ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पर अपना डिफॉल्ट ऐप चेंज कर सकते हैं, अपने अनुसार रख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आप डेट और टाइम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका काली कितना हार्डवेयर, कितना मेमोरी, कितना प्रोसेसर, कितना ग्राफिक और क्या क्या यूज कर रहा है, वो सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब हम जानने वाले हैं अपने कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में। तो इसके लिए हम टर्मिनल ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ कमांड्स को, लाइक हु एम आई, इसको हम पहले ही कर चुके हैं। ये रन करने पे हमें दिखाता कि हम कौन है या फिर हमारा यूजर नेम क्या है। उसके बाद हम देख लेते हैं PWD। PWD का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसको जब आप रन करते हैं तो ये दिखाता है आप कौन से डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। लाइक अभी देखिए मैं होम और ब्लैक हैट के अंदर हूँ, तो इसने वो दिखा दिया। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर आखिर कौन कौन सी फाइल्स है, जिसके लिए हम डालेंगे लिस्ट कमांड, जिसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ls। उसके बाद हम इंटर करेंगे। सो गाइस, ये रहा हमारे सारे फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स जो भी हमने क्रिएट किया हुआ है। तो आप ls कमांड लगाकर चेक कर सकते हैं सारे डायरेक्टरीज के बारे में। अब सपोज आपको यहाँ से किसी डायरेक्टरी में मूव करना है या फिर आपको कोई पार्टिकुलर डायरेक्टरी ओपन करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड डालेंगे cd। लाइक मुझे डॉक्यूमेंट्स में जाना है तो इसके लिए मैं cd लिखूंगा, चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लिखूंगा, डॉक्यूमेंट्स, या फिर उसको कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इंटर करते हैं। सो गाइस, अब देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी ओपन हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे आखिर हमारे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स या फिर डॉक्यूमेंट्स है। उसके लिए भी हम ls कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं ls डालता हूँ, उसके बाद इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 2 PDF है, एक वायरस PDF, एक होम ब्लैक हैट downloads.txt है। ये मैंने एक वायरस बनाया था मेटास्प्लॉइट की हेल्प से, जिसकी हेल्प से आप एक PDF की मदद से किसी भी डेस्कटॉप और एंड्रॉयड को हैक कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे ट्यूटोरियल्स में बताने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। अब जान लेते हैं आखिर हम इससे बाहर कैसे आ सकते हैं। लाइक जो हमारे रिमोट में होता है ना, नॉर्मल अगर हम टीवी देख रहे हैं तो वहाँ पर बैक बटन होता है रिमोट में, उसी तरह से हम इससे कैसे बैक आ सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास एक कमांड है, जैसे कि cd स्पेस डॉट। इससे क्या होता है, ये आपको बैक कर देता है, आपकी प्रीवियस डायरेक्टरी थी उसके अंदर आपको पुगा देगा। उसके बाद हम इंटर करते हैं। सो गाइस, ये हमारा आ चुका है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं आखिर हम कौन से डायरेक्टरी में है। इसके लिए हम डालेंगे PWD, इंटर करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं हम ब्लैक हैट डायरेक्टरी में आ चुके हैं फिर से। उसके बाद फिर अब हम जान लेते हैं कुछ और कमांड्स के बारे में। जैसे कि अगर आपको किसी कमांड के बारे में पता है और आपको उस कमांड के बारे में और भी चीज़ें जाननी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो जैसे कि मेरे पास ls कमांड है, अभी मुझे जानना है इससे ls से और भी मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, ls डालना है, उसके बाद डैश, उसके बाद हेल्प, उसके बाद इंटर करना है। उसके बाद ये आपको सारे कमांड्स दिखा देगा कि आप कौन कौन से यूज करके क्या क्या कर सकते हैं। लाइक अभी मैं ऊपर जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि -a है, जिसको हम यूज कर सकते हैं ls स्पेस -a। उसके बाद ये आप जो भी डायरेक्टरी यूज कर रहे हैं
उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सारे ओपन कर देगा। उसी तरह से ls डैश कैपिटल ए है, उसी तरह से ये सारे कमांड्स हैं जिनका अलग अलग यूजेज है। सो गाइस ये सब आप देख सकते हैं और इसको अपने कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम जान लेते हैं कुछ और कमांड्स के बारे में। सो गाइस ये थोड़ा लेंथी हो चुका है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। लाइक इसको मैं हटाने के लिए कुछ नहीं करूँगा, सिंपली क्लियर टाइप करता हूँ, उसके बाद इंटर कर देता हूँ। ये सब क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो आप जैसे विंडोज़ यूज करते हो तो वहाँ पर कुछ ऐप्स होते हैं या फिर कुछ फाइल्स होते हैं जिसको ओपन करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन देना पड़ता है। उसी तरह से लिनक्स में भी होता है। आपको इफ़ कोई टूल्स यूज करना है तो वहाँ पर आपको रूट यूजर या फिर सुपर यूजर का एक्सेस देना पड़ता है, जिसको ओपन करने के लिए हम sudo कमांड का यूज करते हैं। सो गाइस चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक मेरे पास एक फोल्डर है, उसको मैं ओपन करता हूँ, देखते हैं वो ओपन होता है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डालूंगा cat etc shadow, उसके बाद मैं इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परमिशन डिनाइड है। तो इसको परमिशन देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर sudo डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ sudo सुपर यूजर, उसके बाद इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना काली का पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैंने जैसे ही इसको इंटर किया आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट काली आ चुका है, इसको सुपर यूजर एक्सेस मिल चुका है। और अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं कि ये ओपन होता है या नहीं। उसके लिए हम डालेंगे यहाँ पर cat etc shadow, उसके बाद हम इंटर करते हैं। सो गाइस अब देख सकते हैं ये डायरेक्टरी ओपन हो चुका है। इसी तरह से मान लो आपको कोई एरर आ रहा है या फिर आप कोई टूल इंस्टॉल कर रहे हैं या उसको रन कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो आप पहले चेक कर लीजिएगा कि आपका सुपर यूजर अलाउड है या नहीं है, क्योंकि मेनली जो हैकिंग टूल्स होते हैं उनको रूट एक्सेस चाहिए होता है अपना काम करने के लिए, इसीलिए हमको उनको रूट एक्सेस देना पड़ता है। सो गाइस अब हम इसी विंडो पर अलग टैब ओपन करके उस पर ट्राई करते हैं कि हमको वहाँ पर सुपर यूजर एक्सेस देना पड़ेगा या फिर नहीं। उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम न्यू टैब ओपन करेंगे। तो हमारे ये सेकेंड टैब ओपन हो गया है। अब इसमें हम वही सेम कमांड डालते हैं, देखते हैं ये ओपन होता है या नहीं। उसके लिए हम डालेंगे cat etc shadow, और अब हम इसको ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी परमिशन डिनाइड है। और अब हम यहाँ पर sudo कमांड यूज करके ओपन करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं। उसके बाद हम डालेंगे sudo cat etc shadow, अभी ओपन करते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड डालना है काली का, उसके बाद इंटर करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं ये sudo कमांड का पावर कि आप कैसे कोई भी जो परमिशन डिनाइड फाइल होता है, फोल्डर होता है, उसको ओपन कर सकते हैं जस्ट एक कमांड की हेल्प से। उसके बाद मैं अब इसको क्लियर कर देता हूँ। सो गाइस आप लोग देख रहे थे कि मैं कैट कमांड का यूज़ कर रहा था, तो आप सोच रहे होंगे आखिर कैट कमांड का यूसेज क्या है। तो कैट कमांड का यूसेज ये है कि वो कोई भी फाइल या फिर डिक्शनरी को ओपन कर देता है। लाइक अभी हम कोई और फाइल ओपन करके चेक करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर डालूंगा ls, इंटर करूँगा, और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे फाइल हैं, तो इसमें से मैं कोई भी एक यूज करने वाला हूँ। सो मैं इसमें से demo.txt ओपन करने वाला हूँ, जिसके लिए हम यहाँ पर कमांड डालेंगे cat demo.txt। उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे demo.txt में कुछ था नहीं, इसलिए यहाँ पर कुछ दिखा नहीं, तो इसके लिए हम अपना ही एक txt फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिसके लिए हम कमांड डालेंगे touch abc.txt। उसके बाद हम इंटर करेंगे। ये हमारा txt फाइल क्रिएट हो चुका होगा, जिसको हम चेक करेंगे ls कमांड डाल के इंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं abc.txt फाइल। तो अब हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करने वाले हैं, लाइक इसके अंदर कुछ टाइप करने वाले हैं, जिसके लिए हम यूज करेंगे माउस पैड abc.txt, इंटर करेंगे। उसके बाद ये हमारे GUI बेस्ड नोटपैड ओपन कर देगा, जिसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं या फिर अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नीट रूट्स। उसके बाद मैं इसको इंटर कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। इसको फुल स्क्रीन करते हैं और अब इसको ओपन करते हैं और हम देखते हैं abc.txt के अंदर क्या क्या है। तो इससे हमें पता चलेगा कैट कमांड का यूज। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं cat abc.txt। उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे txt फाइल में जो भी लिखा था वो यहाँ पर शो हो चुका है। तो इससे आप जान सकते हैं कैट कमांड का यूजेस क्या है। सो गाइस अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने काली मशीन के ऊपर। सो गाइस अब हम ओपन करते हैं यहाँ पर टर्मिनल को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो पिछला वीडियो था उसमें जो भी हमने प्रैक्टिकल किया था वो हमने काली लिनक्स पर्पल पर किया था। अभी मैंने काली लिनक्स ब्लू को ओपन किया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ टूल्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं नीचे, जैसे कि चेरी ट्री, बॉबसूट। बॉबसूट एक पावरफुल टूल है जिसकी मदद से हम वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग और बहुत सारे टास्क करते हैं और आगे हम इसको यूज करना सीखने वाले हैं।
उसी तरह से यहाँ पर है वायरशार्क, ये भी बहुत पावरफुल टूल है। और यहाँ पर है मेटास्प्लॉइट, इसकी मदद से हम बहुत ही एडवांस लेवल की पेलोड बनाएंगे और एक्सप्लॉइट करेंगे। सो गाइस अब कुछ और कमांड्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ हु एम आई, इंटर करते हैं। तो जैसे कि आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था मैंने हु एम आई कमांड का यूजेस, तो वहाँ पर आप जैसे ही हु एम आई कमांड डालेंगे तो वो आपको दिखा देगा कि आपका यूजर नेम क्या है। और उसके बाद हम मूव करते हैं PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसको भी मैंने आपको दिखाया था। तो अभी आप देख सकते हैं हम ब्लैक हैट राइनो की डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। उसके बाद मान लो आपको कोई डायरेक्टरी बनाना है अपने CLI की मदद से। GUI में तो हमारे लिए ये बहुत ईजी होता है, हम इसको बहुत ही आसानी से बना देते हैं। बट हम यहाँ पर काली लिनक्स पे CLI के ऊपर काम करने वाले हैं, इसीलिए हम जान लेते हैं CLI की मदद से कैसे हम डायरेक्टरी बनाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड आता है मेक डायरेक्टरी का। सो गाइज आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं डालता हूँ कमांड मेक डायरेक्टरी mkdir xyz.txt। उसके बाद हम इसको इंटर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ls कमांड डालते हैं और फिर इंटर करते हैं। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं xyz.txt हमारा क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से अगर आपको कोई नई फाइल क्रिएट करना है या फिर txt फाइल क्रिएट करना है या फिर कोई नई डायरेक्टरी क्रिएट करना है, इसके लिए आप मेक डायरेक्टरी कमांड यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से मान लो आपको इसको रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर rem-rf उसके बाद xyz.txt, इसके बाद हम इसको इंटर करते हैं और अब हम ls कमांड डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो xyz.txt था वो रिमूव हो चुका है। जैसे कि आप GUI में सिंपली शिफ्ट प्लस डिलीट को यूज करके उसको परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, उसी तरह से CLI में आप rm-rf का यूज करके कोई भी txt फाइल या फिर कोई भी फोल्डर डिलीट कर सकते हैं। और अभी मैंने इससे पहले abc.txt क्रिएट किया था और अब इसको हम मूव करते हैं दूसरे फोल्डर में। तो मैं इसको मूव करने वाला हूं अपने डाउनलोड फोल्डर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, mb abc.txt, उसके बाद हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट फाइल का पैथ डाल देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओम ब्लैक हैट राइनो, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद इंटर। तो अभी हम चेक कर लेते हैं हमारा txt फाइल वहां से मूव हुआ है या फिर नहीं। उसके लिए हम कमांड डालेंगे ls, इंटर करेंगे। तो अभी यहाँ पर तो हमारा abc.txt दिख नहीं रहा। तो अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये हमारे डॉक्यूमेंट फाइल में मूव हुआ है। उसके लिए हम कमांड डालेंगे यहाँ पर चेंज डायरेक्टरी cd डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद हम इसको इंटर करेंगे और फिर हम यहाँ पर ls करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो abc.txt था वो मूव हो चुका है। वो जो मेन फोल्डर था वहां से ये मूव होकर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में आ चुका है। इसी तरह से आप किसी भी फोल्डर या फिर फाइल को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं इसको कॉपी कैसे करना है। जैसे कि मान लो मैं कोई टूल यूज कर रहा हूं और उसके लिए मैंने एक सेपरेट फोल्डर बनाया हुआ है और उसके अंदर मैं इस स्क्रिप्ट को कॉपी करना चाहता हूं। तो जैसे कि यहाँ पर नीट और रूट दो फोल्डर है, ये मैंने मिस्टेक से वहाँ पर बीच में स्पेस डाल दिया था, इसलिए ये दो फोल्डर बन चुके हैं। तो पहले मैं इनमें से एक को डिलीट कर देता। तो मैं इसके लिए पहले बैक जाऊँगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर कमांड डालूंगा cd स्पेस डॉट इंटर। उसके बाद हम आ चुके हैं अपने मेन फोल्डर में। उसके बाद अब यहाँ पर मैं डालूंगा ls और फिर मैं यहाँ से रूट को डिलीट करता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, rm-rf रूट्स, उसके बाद इंटर करते हैं। उसके बाद हम ls कमांड डालते हैं, चेक करते हैं हमारा ये फोल्डर डिलीट हुआ है या फिर नहीं। उसके बाद हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो रूट फोल्डर था वो डिलीट हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ नीट फोल्डर है और अब इसके अंदर हम जो डॉक्यूमेंट्स में हमारा abc.txt था उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो इसको पहले हम मूव कर लेते हैं अपने मेन फोल्डर में, उसके बाद हम वहाँ से कॉपी करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे कमांड mb abc.txt, उसके बाद होम, उसके बाद इसको इंटर कर देंगे। तो ये हमारा मूव हो चुका है। पहले हम अपने मेन फोल्डर में जाते हैं, उसके लिए हम डालेंगे cd स्पेस डॉट इंटर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ls कमांड डालते हैं। तो ये हमारा abc.txt हमारे मेन फोल्डर में आ चुका है और अब इसको हम कॉपी करेंगे नीट फोल्डर के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड डालेंगे cp abc.txt। सो गाइस ये मेरा हो चुका है कॉपी। अभी मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कमांड डालूंगा rm-rf abc.txt, इंटर करते हैं, ls करते हैं। तो ये हमारा डिलीट हो चुका है। अभी हम मूव करते हैं अपने मेन फोल्डर में, cd स्पेस डॉट इंटर, उसके बाद ls। अभी हम abc.txt को यहाँ से भी डिलीट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड डालेंगे rm-rf abc.txt स्पेस, मैं नीट को भी डिलीट कर देता हूँ, नीट, इंटर, उसके बाद ls। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे txt फाइल और फोल्डर दोनों डिलीट हो चुके हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। और अब हम जान लेते हैं कुछ और कमांड्स के बारे में।
तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इंटर करते हैं। वैसे जो काली लिनक्स है वो बेस्ट प्रोग्रामिंग पर रन करता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि मान लो मुझे कोई न्यू टूल यहाँ पर इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, sudo git clone, उसके बाद जो भी हमारे टूल का गिटहब लिंक होगा उसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जैसे ही हम इंटर करेंगे वो क्लोन होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ls कमांड डालेंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे अपने उस टूल के फोल्डर में जिसके लिए हम कमांड डालेंगे cd। उसके बाद जो भी टूल है उसके अंदर हम मूव करेंगे। उसके बाद जैसे ये मूव हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो जैसे आप sudo यहाँ पर टाइप करते हैं तो आपको वहाँ पर पासवर्ड मांगेगा। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ sudo su और मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पर सॉरी वो मैंने su डबल कर दिया था, sudo su। सो गाइस जब आप sudo यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर रूट पे ले जाएगा, ये आपको सुपर यूजर एक्सेस दे देगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, मान लो आपको वो टूल रन करना है तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आएगी नहीं, बस सिंपली जो भी उसका कमांड्स होता है उसको आपको फॉलो करना होता है। लाइक मान लो मैंने एक टूल इंस्टॉल किया तो फिर उसको मैं कैसे रन करूँगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पर cd कमांड डालूंगा। उसके बाद जो भी टूल है उसका नेम टाइप कर दूंगा। उसके बाद मैं इंटर करूंगा और जैसे ही हम उस टूल के अंदर मूव करेंगे उसके बाद हमारा काम होगा बेस्ट प्रोग्रामिंग का यूज करना। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई टूल है और उसको सारी परमिशंस नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर कमांड डालेंगे chmod +x। उसके बाद जो भी उसका जो फोल्डर होता है जिसमें उसको परमिशन नहीं मिलता है, लाइक आप जब वहाँ पर ls कमांड डालते हैं उस टूल के अंदर तो आपको सारे फोल्डर्स वहाँ पर दिखा देंगे उस टूल के अंदर के। बट आपको वहाँ पर देखेगा कोई txt फाइल या फिर कोई फाइल होता है जो वहाँ पर व्हाइट कलर में होती है, तो उससे हम क्या जान सकते हैं कि वहाँ पर परमिशन डिनाइड है। तो उसको परमिशन देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड डालेंगे chmod +x। उसके बाद वो जो भी फाइल होता है, जो भी txt फाइल होता है उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे या उसको सिंपली टाइप कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप उसको इंटर करते हैं तो उसको परमिशन मिल जाता है। उसके बाद आपको सिंपली बैश करना होता है, bash setup.py। उसके बाद जैसे ही आप इंटर करते हैं आपका टूल रन करने लगता है। या फिर कई टूल होते हैं जिनके लिए अलग कमांड होता है बैश के लिए, तो आपको उसको चेक करना पड़ता है गिटहब पर जाकर, या फिर आप जैसे जैसे इसके साथ फेमिलियर होंगे आपको खुद पता चलता जाएगा कि कैसे सारे टूल्स रन करते हैं। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इफ कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमारे कम्युनिटी में पूछ सकते हैं, वहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और मैंने शायद आपको बताया नहीं था, इंस्टॉलेशन के टाइम पर अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो भी आप हमारे कम्युनिटी में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपके सारे एरर्स को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद हम इसको क्लियर कर देते हैं, इंटर करते हैं और इसको हम एग्जिट कर देते हैं, इसको भी एग्जिट कर देते हैं। सो गाइस ये था हमारा CLI, जहाँ पर हमने बहुत सारे कमांड्स के बारे में जान लिए, जो बेसिक कमांड्स होते हैं और थोड़े बहुत एडवांस कमांड्स के बारे में भी हमने जान लिया है। और अब जो भी कमांड्स होंगे वो हम प्रैक्टिकल वे में जब करते जाएंगे उसके साथ ही सीखते जाएंगे। तो अभी तक हमने कवर किया है इंस्टॉलेशन, उसके बाद कुछ बेसिक और एडवांस कमांड्स के बारे में, और अब हम मूव करने वाले अपने एक्चुअल हैकिंग पर, जहां पर हम अपने अगले मॉड्यूल में जानेंगे कैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। उसके बाद हम सारे एक्सप्लॉयटेशन करेंगे या फिर वहां पर बग हंटिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको अपना लैब सेटअप रेडी रखना जरूरी है। और आपको ये जो भी मैं कमांड्स बता रहा हूँ, जो मैं बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, उन सबको अच्छे से याद रखना जरूरी है। और आप चाहे तो इसका नोट बना सकते हैं, इन सारे कमांड्स का नोट बना सकते हैं, या फिर आप टेंशन मत लीजिए, इन सब का डॉक्यूमेंट फाइल जो भी कमांड्स हैं उन सब का डॉक्यूमेंट्स फाइल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं और नोट बनाकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस अब आप सोच रहे होंगे जैसे कि विंडोज को हम सिंपली क्या करते हैं, अपने मेन्यू बार में जाके शट डाउन से शट डाउन कर देते हैं, तो अब हम यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्नर में, यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पावर बटन दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पावर ऑफ दिख जाएगा, इसको हम क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से आप पावर ऑफ कर सकते हैं। तो गाइस जो IT स्टूडेंट्स हैं उनको तो सब डोमेन्स के बारे में पता ही होगा, ये तो मुझे आती है, माँ ने मुझे सिखाया था। बट जो नॉन IT हैं उनको मैं बता दूं कि सब डोमेन्स क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल को लेते हैं। जैसे कि एंशिएंट टाइम में जो महाराजा होते थे उनके नीचे भी कुछ मंत्री और उनके सलाहकार होते थे, जो कि उनके जो भी काम होते थे उनमें उनको सलाह देते थे या फिर उनका राज्य चलाने में उनकी मदद करते थे। तो अब जैसे कि मान लो मैं दूसरे राज्य का राजा हूँ और मुझे अगर अपने अपोजिट राज्य में अटैक करना है तो उसके लिए दो तरीके होते थे, या तो आप डायरेक्ट उन पर अटैक करके जीत जाओ, या तो आप उनके अंदर एक तरह का स्पाई डाल दो। जैसे कि जो दीमक होते हैं वो पेड़ को अंदर से खोखला करके उसको खत्म कर देते हैं, उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जो मंत्री हैं उनके, जिनको हम सब डोमेन समझ सकते हैं, और जो मेन है राजा उसको हम डोमेन समझ सकते हैं,
तो आपको क्या करना होता है कि उन मंत्री के अंदर जो खामियां होती हैं उनको निकालना होता है। तो इसी को हम सब डोमेन्स बोलते हैं और आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे आप सब डोमेन्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि अगर हम किसी सब डोमेन्स पर सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें देखना होता है कि वहाँ पर कोई फिशी चीज़ तो नहीं है। जैसे कि मान लो हम tesla.com पर अटैक कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर मिल जाता है star.tesla.com। तो ये एक तरह का आपको फिशी सब डोमेन मिल चुका है जिस पर आप अटैक कर सकते हैं। या फिर मान लो आपको मिल जाता है dev.tesla.com या फिर testsite.tesla.com। तो इसी तरह से अगर आपको कोई वहाँ पर फिशी सब डोमेन्स मिलते हैं तो उस पर आप अपना अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टूल है जिसका नाम है Avast, जिसका हम यूज करने वाले हैं। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली चले जाना है अपने ब्राउज़र के ऊपर और फिर यहाँ पर आपको टाइप करना है wasp Avast और इंटर कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Avast का लिंक आ चुका है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आप यहाँ से Avast को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बट डोंट वरी, हम काली लिनक्स चला रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है। तो मैं आपको दिखा दूँ, हम यहाँ पर एप्लीकेशंस में जाएंगे और फिर यहाँ पर आपको दिखा देगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर आप देख सकते हैं Avast ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अगर आप काली लिनक्स यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर हमारे पास Avast ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो रहने दो फिर। तो इसको अब हम रन करेंगे। तो इसके लिए हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर कमांड डालते हैं Avast, उसके बाद एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा Avast टूल रन कर चुका है और इसको मैं अब क्लियर करता हूँ और फिर यहाँ पर हम टाइप करेंगे Avast-h, उसके बाद हम इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इन्यूमरेशन का एक टूल है जिसका नाम है Avast enum। तो इसका यूज़ करके आप सब डोमेन्स निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर अब टाइप करने वाले हैं Avast enum src-ip-root-domain, जिसका हम यहाँ पर tesla.com डाल देते हैं। उसके बाद -o करके हम यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं अपने एक फोल्डर में। ब्लैक हैट राइनो, यहाँ पर हम डाल देते हैं एक फोल्डर sub.txt, एंटर कर देते हैं। लेट्स सी। तो गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, तो जब तक ये रन कर रहा है तब तक हम अपना दूसरा टूल देख लेते हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और फिर हम जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। सो गाइस ब्राउज़र के ऊपर आने के बाद हम यहाँ पर डालते हैं crt.sh, उसके बाद हम इसको इंटर करते हैं और अब देख सकते हैं कि इस टूल की हेल्प से हम किसी भी वेबसाइट के सर्टिफिकेट्स निकाल सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको उस सर्टिफिकेट्स के अंदर देखना है, कोई भी फिशी चीज़ अगर आपको मिलती है तो उसको कलेक्ट करना है। जैसे कि वहाँ पर था dev.tesla.com, तो उसी रिलेटेड चीज़ों को हमें यहाँ पर सर्च करना है। हम tesla.com पर अटैक कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर मिल जाता है star.tesla.com। तो ये एक तरह का आपको फिशी सब डोमेन मिल चुका है जिस पर आप अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं %.tesla.com, उसके बाद हम इंटर कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर जितने भी मैचिंग आइडेंटिटीज और कॉमन नेम्स है वो सभी यहाँ पर शो हो रहा है। नोटी हो रहा के हैं, नोटी हो रहा। तो अब इसके नीचे हम जाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं अगर हमें कोई फिशी चीज़ मिलता है तो उसके ऊपर हम अपना आगे का काम कर सकते हैं। तो इसके नीचे हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था .tx.tesla.com, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है। उसके बाद फिर हम नीचे जाते हैं और फिर हम API के बारे में चेक करते हैं। अगर हमें API रिलेटेड कोई सब डोमेन मिलता है तो उस पर भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक CX API apac-stg.tesla.com है, बट ये उतना फिशी नहीं लग रहा है। उसके बाद हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया था star.tesla.com, सेम वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। हम यहाँ पर VPN टेस्ला को चेक करते हैं तो यहाँ पर मुझे दिखा था, यहाँ पर है, देख लीजिए आप, vpn1.tesla.com। तो इसी तरह से अगर हमें डेवलपर का सब डोमेन मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। तो उसको भी हम सर्च करते हैं। 2000 years later.
सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें मिल चुका है www-dev.tesla.com। तो इन सारी चीज़ों को आपको कलेक्ट करना है, उसके बाद इनको अपने नोटपैड में नोट कर लेना है। तो अब हम चेक कर लेते हैं अपने एमएस टूल को, शायद वो कंप्लीट हो चुका होगा, इसलिए हम इसको कट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएस टूल बहुत टाइम लेता है, इसलिए हम इसको अब ऑफ कर देते हैं यहाँ पर। और अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसको आपको ऐसे ही रन करके छोड़ देना है। लाइक अगर आप रात को सोने जा रहे हैं तो उतने टाइम आप इसको रन करें, उसके बाद इसको छोड़ दे। अगर कोई बिग वेबसाइट पर आप बग बाउंटी कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत टाइम लगा सकता है, इसीलिए आप उसको रन करके छोड़ सकते हैं। तो इसको मैं अब ऑफ करने वाला हूँ। सो गाइस ये था हमारा एमएस टूल, जिसकी मदद से आप सारे सब डोमेन्स निकाल सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास और भी टूल्स हैं, जैसे कि हम ब्राउजर पर मूव करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास और कौन कौन से टूल हैं जिसकी मदद से आप सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम सर्च करते हैं सबलिस्टर गिटहब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सबलिस्टर टूल है, जिसकी मदद से आप सब डोमेन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और टूल है जिसका नाम है टॉमनोम HTTP Pro। इसको एंटर करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक और टूल आ चुका है, जिसकी मदद से आप सब डोमेन हंटिंग कर सकते हैं। तो इसको सिंपली आपको अपने काली मशीन पर इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। और जो सब लिस्टर टूल था उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली apt install sublister कमांड डालना होगा, उसके बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आप उसको रन कर सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर हमने सीखा कि कैसे आप सब डोमेन्स कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट की डोमेन नेम से। और आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम देखने वाले हैं कैसे वेबसाइट की टेक्नोलॉजीज को अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम मूव करते हैं अपने बॉबसूट के अंदर। सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन के अंदर, उसके बाद हम फेवरेट्स में देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास बॉबसूट है। उसके बाद हम इसको इंटर करेंगे एंड देन ये स्टार्ट हो जाएगा। बट किसी किसी के बॉबसूट में क्या होता है कि वहाँ पर एरर आता है या फिर वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो वहाँ पर आपको सिंपली ओके करके इसको ओपन कर देना है। ये मेरा कम्युनिटी एडिशन है, बट मेरे पास प्रोफेशनल भी है, उसका सेटअप भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे उसको करना है। तो ये ओपन हो चुका है, तो इसको आप सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही हमें यूज करना है, तो उसके लिए भी हम स्टार्ट कर देंगे। सो गाइस हमारा बॉबसूट ओपन हो चुका है और अब इसको हम सेटअप कर देते हैं। तो सेटअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें सबसे पहले अपने ब्राउजर पर मूव करते हैं। यहाँ पर ब्राउजर के अंदर आने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें सेटिंग के अंदर जाना है और फिर हमें यहाँ पर टाइप करना है XY, उसके बाद हम इसको इंटर कर देंगे और यहाँ पर हमारा सेटिंग आ जाएगा XY। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ऑटो डिटेक्ट प्रोक्सी सेटिंग ओपन होगा, बट यहाँ पर आपको मैनुअल में करके HTTP प्रोक्सी में ये जो IP एड्रेस है इसको हम बॉबसूट से कलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रोक्सी के अंदर जाएंगे और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोक्सी सेटिंग, इसको आपको ओपन करना है और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो IP एड्रेस है यहाँ से आपको दिख जाएगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। और अगर आप किसी लोकल मशीन या फिर लोकल होस्ट पर कर रहे हैं तो वहाँ पर जो IP एड्रेस है और जो पोर्ट है उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने हिसाब से आप यहाँ पर पोर्ट चेंज कर सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर आप सिंपली 8081 टाइप करके इंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर रिक्वेस्ट हैंडलिंग में देख सकते हैं और सर्टिफिकेट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कस्टम सर्टिफिकेट ऐड करना होता है, तो जिसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो हमें पहले सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और हम ब्राउज़र पर जाते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं, इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ पर हम टाइप करते हैं HTTP बॉब, उसके बाद इसको इंटर कर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं CA सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसको अब डिलीट कर दूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है और अब इसको मैं कट करता हूँ और फिर इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने बॉबसूट के अंदर। तो इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर मेरा सर्टिफिकेट है, जिसके लिए हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं CA-cert.der और इस पर क्लिक करके हम ओपन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। सो यहाँ पर पासवर्ड कंपलसरी है, इसलिए हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं, उसके बाद ओके कर देते हैं। सो गाइज इसको मैंने ऑलरेडी इस IP पर रन कर रखा है, इसलिए ये ऐड नहीं हुआ, तो हम इसको अब एडिट करेंगे। सो गाइज ट्राई अगेन करने के बाद यहाँ पर हमारा 10.0.2.15 पोर्ट पर ये ऐड हो चुका है और यहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट भी ऐड हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने जो ब्राउज़र के अंदर हमने IP एड्रेस डाला था
उसको हम एडिट करके ये वाला आईपी एड्रेस ऐड करेंगे। तो हम मूव करते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और फिर सेटिंग के अंदर 10.0.2.15 आई थिंक अभी ठीक है। ऑलराइट, सो गाइस अब इसको ओके कर देते हैं और फिर हम यहाँ पर सर्टिफिकेट को भी ऐड कर देते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर सर्च करेंगे सर्टिफिकेट और फिर यहाँ पर हम व्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे और फिर इंपोर्ट पर क्लिक करके ये सर्टिफिकेट मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसीलिए आप जब स्टार्टिंग में करेंगे तो आप जैसे ही इंपोर्ट करेंगे उसके बाद आपको इंपोर्ट करने के बाद ओके कर देना है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा सर्टिफिकेट ऑलरेडी एडेड है और फिर मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ और फिर हम न्यू टैब ओपन करके यहाँ पर टाइप करते हैं google.com। पहले हम इंटरसेप्ट को ओपन कर लेते हैं। ऑन हो चुका है, मिनिमाइज़ करके हम यहाँ पर टाइप करते हैं google.com। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पॉपसूट है वो रन कर चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमने सर्च किया है उसका जो रॉ इन्फो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेप्ट लैंग्वेज, उसके बाद एक्सेप्ट इनकोडिंग, कंटेंट टाइप, कंटेंट लेंथ, कनेक्शन, प्रैग्मा, कैकी कंट्रोल और बहुत सारे इन्फो। लाइक यहाँ पर हैक्स में भी आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे इन्फो आ चुका है। और फिर हम HTTP हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं कि हमने क्या क्या सर्च कर रखा है और फिर हम वेब सॉकेट्स के अंदर जाकर देख सकते हैं कि हमने कौन सा ब्राउज़र यूज कर रखा है और कैसे हमारा जो रिक्वेस्ट था उसका रिस्पॉन्स आया हुआ है। इसी तरह से हम इंटरसेप्ट में जाते हैं और यहाँ पर हम रॉ के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी इन्फो आया है आप इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़, अगर आपका ब्राउज़र से ये नहीं हो रहा है या फिर आप ब्राउज़र में अपना सर्टिफिकेशन ऐड नहीं कर पा रहे हैं या फिर मान लो आप पॉपसूट को अच्छे से सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप यहाँ से ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा क्रोमियम ब्राउज़र ओपन हो चुका है और अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं google.com, उसके बाद इंटर करते हैं। आई थिंक मैंने सर्टिफिकेट फायरफॉक्स ब्राउज़र में ऐड कर रखा है इसलिए ये चल नहीं रहा है, बट डोंट वरी, अगर आपने सर्टिफिकेशन अपने फायरफॉक्स पे ऐड नहीं कर रखा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा ओपन ब्राउज़र का, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं और फिर वहाँ पर आपका जो भी वेबसाइट है उसको टाइप करके आप अपने जो भी रॉ इन्फॉर्मेशन है वो सब निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट्स को, तो हमारे पास 2 रिक्वेस्ट आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट हेडर भी आ चुका है। सो आप इन सबको चेक कर सकते हैं। एंड द मेन थिंग इज़ हमें यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल चुके हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ आपको मूव करना है टारगेट के अंदर और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने जितनी भी रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड की है वो सभी चीज़ों का डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, इसके बाद हम मूव करते हैं टारगेट के ऊपर। यहाँ पर टारगेट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने google.com को सर्च किया था और फिर यहाँ पर हमारे पास स्लैश फोल्डर आ चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने बहुत सारे रिक्वेस्ट सेंड कर रखी है। तो अब हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन से रेस्पॉन्स आए हुए हैं, जिसके लिए हम रेस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास URL है, कंटेंट टाइप है, उसके बाद कंटेंट सिक्योरिटी रिपोर्ट है और फिर आप यहाँ पर डेट और एक्सपायर्स क्या के कंट्रोल सर्वर, कंटेंट लेंथ, XSS प्रोटेक्शन, एक्सप्रेम ऑप्शंस और इनके HTML फ्रेम को भी देख सकते हैं। इसी तरह से आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने robot.txt के बारे में तो सुना ही होगा, बट जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, robot.txt एक तरह का मेटा फाइल होता है जो कि सभी वेबसाइट्स यूज करती हैं अपने वेबसाइट को डेवलप करने में। मेटा फाइल की हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट की बहुत ही इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी को निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो आप किसी वेबसाइट पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं और आपको वहाँ का मेटा फाइल्स मिल जाता है। मेटा फाइल नॉर्मल पीपल के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है, बट उसको डेवलपर को इंटरनेट पर रखना पड़ता है क्योंकि बिना मेटा फाइल के वेबसाइट्स रन नहीं करती है। 90% ऑफ द वेबसाइट्स यूज मेटा फाइल्स और उन्हीं में से एक है robot.txt, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। robot.txt का यूज करके आप बहुत ही इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप किसी वेबसाइट पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं और वहाँ पर आपको उस वेबसाइट की robot.txt मिल जाती है और उसके बाद आप वहाँ पर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और एक्सप्लॉइटेशन कैसे करना है उन सभी स्टेप्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो इस वीडियो को आप ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई एरर ना आए। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर।
सो गाइस, ब्राउज़र पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है google.com एंड देन यहाँ पर जस्ट आपको टाइप करना है www.google.com/robots.txt एंड देन इंटर। और यहाँ पर आपको जो फर्स्ट में लिंक मिलेगा उसको आपको ओपन करना है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास robot.txt फाइल्स आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि ये देख रहे हैं यूजर एजेंट, और यहाँ पर जो स्टार लगा है, स्टार का मतलब होता है कि ये एक तरह का स्पेसिफिकेशन ऐड कर देता है। जैसे कि आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हो तो वो सिर्फ आपको google.com पर ही सर्च करने को मिलेगा, बिंग या फिर डकडकगो और जैसे कि सोडान सर्फिंग वहाँ पर आप सर्च नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपका काम नहीं होता है, जो डेवलपर होते हैं उनका काम होता है। यहाँ पर वो अपने हिसाब से कोई भी सर्च इंजन ऐड कर सकते हैं या फिर उसको रिमूव कर सकते हैं, और इसी की मदद से डार्क वेब पर वेबसाइट्स को होस्ट किया जाता है, जहाँ पर जो डेवलपर होते हैं वो डकडकगो और टॉर ब्राउज़र को यहाँ पर स्टार की जगह पर ऐड कर देते हैं और जो गूगल सर्च है उसको रिमूव कर देते हैं। इसी तरह से ये जो डिसअलाउ का ऑप्शन है यहाँ पर ये स्पेसिफाई करता है कि आप इस चीज़ को क्रॉल नहीं कर सकते हैं। लाइक जो गूगल बॉट्स होते हैं या फिर जो भी सर्च इंजन के बॉट्स होते हैं वो ऐड के लिए आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, बट डिसअलाउ का बटन उस स्पेसिफिक डोमेन को वहाँ पर बॉट से बचाए रखता है या फिर वहाँ पर उसको क्रॉल करने का परमिशन नहीं देता है। और जिस डोमेन पर ये अलाउ का बटन लगा रखे हैं वहाँ पर जो गूगल बॉट है या फिर और भी जैसे कि अमेजन बॉट्स, वो सभी यहाँ पर अपना एड्स चला सकते हैं, बट डिस अलाउ बटन वहाँ पर उन सभी बॉट्स को रिमूव कर देता है या फिर क्रॉल करने का परमिशन नहीं देता है। तो इसी तरह से हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे सब डोमेन्स है जिस पर हम क्रॉलिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास अलाउ और डिसअलाउ दोनों का बटन है। तो इससे आप यहाँ की वल्नरेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं /map_STT?। तो इसको आपको कैसे यूज करना है उसके बारे में मैं आगे कुछ मिनटों में प्रैक्टिकली शो कर दूंगा। और फिर हम देख लेते हैं दूसरी वेबसाइट। जैसे कि मैं यहाँ पर टेस्ला को ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा www.tesla.com और उसके बाद /robot.txt और फिर इसको मैं इंटर कर दूंगा। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इसका robot.txt आ चुका है। तो यहाँ पर आपको क्रॉल डिले भी मिल जाता है और इसी तरह से आप यहाँ पर यूजर एजेंट में स्टार ऑप्शन भी देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको अलाउ का जितने भी सब डोमेन्स है जहाँ पर आप सर्फ कर सकते हैं वो सभी यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। और नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको डिसअलाउ बटन भी दिख जाएंगे, जहाँ से आप जान सकते हैं कि इस सब डोमेन्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते या फिर इसको आप अपने ब्राउज़र में ओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे सब डोमेन्स होते हैं जो कि सिर्फ जो डेवलपर है उनसे ही एक्सेसिबल होते हैं। जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट हम इसको एक्सेस करना देखने वाले हैं। सो गाइज, इसके लिए हमारे पास 2 स्टेप्स है। सो द फर्स्ट मेथड इज़ आपको यहाँ पर जूसी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, जिसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली आप जिस भी वेबसाइट पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको robot.txt फाइल उसकी एक्सेस करनी है, और उसके बाद वहाँ पर आपको चेक करना है डिसअलाउ जो भी सेक्शंस या फिर सब डोमेन्स जहाँ पर डिसअलाउ बटन लगा हुआ है उसको आपको चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिन पैनल, इसमें डिसअलाउ है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टैब में और यहाँ पर हम टाइप करते हैं, इसको मैं tesla.com को कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और robot.txt को हटाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिन पैनल, इसको हम ट्राई करने वाले हैं कि इसको हम एक्सेस कर पाते हैं या फिर नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे /admin/ उसके बाद हम इसको इंटर कर देंगे और फिर इसको हम ओपन करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर रहा है। तो इसी तरह से आप जितने भी यहाँ पर आपको डिसअलाउ सब डोमेन्स मिलते हैं उन सभी को चेक करना है, और वहाँ पर आपको कोई जूसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको कलेक्ट करना है। और अब जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ उसी की मदद से आप मेन वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हैं। सो इसको आप ध्यान से देखिएगा। सो गाइस, हम सेकंड मेथड में जानने वाले हैं डिस्कवरी ट्रैवर्सल के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें डिस्कवरी ट्रैवर्सल के बारे में पता है, बट जो इसका मेन पावर है वो आप लोग
एक्चुअल में नहीं जानते हैं। इसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट के अंदर घुस सकते हैं। लाइक जैसे कि मान लो आप किसी चीज़ को वहाँ पर सर्च कर रहे हैं जो सिर्फ एडमिन लोग ही उसको एक्सेस कर पाते हैं, और अगर वहाँ पर नॉर्मल लोग ट्राई करते हैं तो आपको वहाँ पर शो हो जाता है 403 फॉरबिडन और 404 फॉरबिडन, तो उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ दिखाता है 404 फॉरबिडन, बट वहाँ पर कंटेंट्स होती हैं जो कि हम लोग नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ एक्सेसिबल होता है डेवलपर या फिर एडमिन के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी डायरेक्टरी है जहाँ पर आपको डिनाइड परमिशन मिली है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने tesla.com एडमिन के अंदर जाकर इसको ट्राई किया कि हम इसको एक्सेस कर पाते हैं या फिर नहीं, तो यहाँ पर मुझे प्रॉक्सी सर्वर रिफ्यूज़ कर रहा है। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर 403 फॉरबिडन दिखता है या फिर 404 फॉरबिडन करता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है कि जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसअलाउ के अंदर /content/star है। अभी इसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर न्यू टैब में ओपन करके इसको मैं tesla.com/content/star करके चेक करूँगा। अगर मुझे वहाँ पर 403 फॉरबिडन दिखता है तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ब्रूट फोर्स अटैक की तरह ही रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट डालूंगा, जिससे क्या होगा कि अगर कोई पोर्ट ओपन है तो वहाँ पर हमें ट्रांसफ़र कर देगा। और अगर आप फेमिलियर है या फिर आप यहाँ तक पुगे हैं इस कोर्स को लेकर, तो आपको बेसिक कमांड्स या फिर आपको लिनक्स यूज करना आता ही होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हम बैक डायरेक्टरी में जाने के लिए cd/... यूज करते हैं, इसी तरह से आप यहाँ पर भी अगर आपका ब्रूट फोर्स अटैक सक्सेसफुल होता है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर टूल्स में यूज करके दिखाने वाले हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे एडमिन पैनल में एक्सेस नहीं मिला, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पर और स्लैश लगाकर और भी रैंडम नंबर या फिर कीवर्ड्स ऐड करके उसका एक्सेस पा लेता हूँ। तो वहाँ पर मुझे क्या करना होता है कि जैसे ही मैं यहाँ पर एक्सेस पाता हूँ, बट क्या है जो मैंने यहाँ पर रैंडम नंबर या फिर कीवर्ड्स लगाए हुए हैं, तो सिर्फ मुझे उसी का एक्सेस मिला हुआ है, मुझे एडमिन एक्सेस नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं स्लैश लगाकर जैसे हम लिनक्स में बैक जाते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर स्पेस करके डॉट करके बैक जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जो एडमिन पैनल है उसका भी एक्सेस निकाल सकते हैं। डायरेक्टली तो आप वहां पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो 403 फॉरबिडन या फिर 404 फॉरबिडन दिखा देगा, बट अगर आप ब्रूट फोर्स अटैक की मदद से वहां पर किसी कीवर्ड या फिर किसी नंबर की हेल्प वहां पर पहुंच जाते हैं, तो वो आपके लिए समझ लीजिए कि एक तरह का आपको वल्नरेबिलिटी मिल जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि वहां पर जैसे हम लिनक्स में यूज करके बैक जाते हैं उसी तरह से आप यहाँ पर स्पेस करके डॉट करके बैक जाकर उस एडमिन पैनल का एक्सेस ले सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बेसिक चीज़ नहीं है। इसकी मदद से आप बहुत बड़ी बग बाउंटी पा सकते हैं, या फिर इसकी मदद से आप अपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर अपने नेम को हॉल ऑफ फेम में डाल सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे आप मेटा फाइल या फिर robot.txt की मदद से आप किसी भी वेबसाइट की फॉरबिडन डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। काली लिनक्स के अंदर जो भी टूल्स हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर, उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जहाँ पर अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो अबाउट 40% आप इथिकल हैकिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो जिसके लिए हम यहाँ पर बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस। तो यहाँ पर आज हम जानने वाले हैं कि कैसे आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर जो भी टूल्स है उसको यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे और सब सेक्शंस है, जिसके अंदर आप स्टार्टिंग में देखेंगे DNS एनालिसिस। तो इसके अंदर भी आपको 3 टूल्स दिख जाएंगी। तो इसको कैसे यूज करना है उसके बारे में हम प्रैक्टिकली जानेंगे, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर DNS क्या है और ये कैसे वर्क करती है। तो जिसके लिए हम अब मूव करने वाले हैं अपने स्लाइड के ऊपर, और आप वहां पर उसको ध्यान से देखिएगा, तभी आप इन सारे टूल्स को अच्छे से यूज कर सकेंगे। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं आखिर DNS सर्वर होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है, इसको हम अब एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो DNS सर्वर का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर, जिसकी मदद से आप जो भी वेबसाइट्स होती हैं उनकी रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स पाते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं जो यूज़र होते हैं वो सिंपली जब google.com लिखकर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो वेब सर्वर या फिर DNS सर्वर पर जाकर उसकी रिस्पॉन्स के लिए वहाँ पर डेटा कलेक्ट करती है, बट इंटरनेट डोमेन नेम को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जैसे कि अगर आप google.com सर्च कर रहे हैं
तो वो google.com को अच्छे से जैसे कि मान लो कंप्यूटर 10101 पर काम करता है, इसी तरह से वेब सर्वर्स आईपी एड्रेस पर काम करती है। तो जिससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप google.com डोमेन नेम से सर्च कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली आपको उसकी रिजल्ट नहीं देती है, वो पहले वेब सर्वर पर जाती है और वहां से जो डोमेन नेम है वो आईपी एड्रेस में चेंज होती है। उसके बाद फिर आपको डेटा पर ट्रांसफर किया जाता है जिससे आप उसका एक्सेस पा सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो जैसे कि ये पीसी है और यहाँ पर ये डीएनएस सर्वर है, तो यहाँ से जैसे ही आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उसके बाद ये लोकल होस्ट पर जाती है या फिर जो वेब सर्वर होस्ट है उसके अंदर जाती है आईपी एड्रेस की फॉर्म में, और फिर यहाँ पर आपको डेटा रेस्पॉन्स के रूप में शेयर होती है जिससे आप यहाँ पर पीसी के अंदर एक्सेस पाते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे फेज होते हैं, बट इसको आप सब डोमेन्स की तरफ मत लीजिएगा, ये एक तरह की पैटर्न में काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो क्लाइंट होते हैं वो डोमेन नेम को सर्च इंजन पर टाइप करके सेंड करते हैं और फिर वो डीएनएस रिकर्सिव रिसॉल्वर के पास आती है जहाँ पर ये डोमेन नेम को कलेक्ट करता है और उसको डीएनएस रूट नेम सर्वर पर ट्रांसफर कर देता है। और डीएनएस रूट नेम सर्वर का काम होता है उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करना और उसको चेंज करके डीएनएस टीएलडी नेम सर्वर पर ट्रांसफर करना। और जहाँ पर डीएनएस टीएलडी नेम सर्वर का काम होता है, जो डोमेन नेम है जिसको डीएनएस रूट नेम सर्वर ने आईपी एड्रेस में चेंज किया है, उसको वो होल पूरे इंटरनेट के ऊपर सर्च करता है और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देता है ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर के अंदर जहाँ से आपको डेटा ट्रांसफ़र होती है। इसी तरह से ये सभी काम करते हैं। तो इसको आप फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्लाइंट डोमेन नेम सर्च करते हैं, उसके बाद वो डीएनएस रिकर्सिव कलेक्ट करती है और ट्रांसफ़र कर देती है डीएनएस रूट नेम सर्वर के ऊपर, जो कि उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करती है और फिर उसको ट्रांसफ़र करती है डीएनएस टीएलडी नेम सर्वर के ऊपर। और फिर इसका काम होता है सभी जगहों से उसको सर्च करके निकालना। जैसे कि आप google.com सर्च कर रहे हैं तो उसकी आईपी एड्रेस पाने के बाद ये होल इंटरनेट पर उसको सर्च करेगा और फिर उसको ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर के ऊपर डाल देगा जहां से सारी डेटा आपको डायरेक्टली मिल पाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आखिर डीएनएस होती क्या है और ये कैसे वर्क करती है। और अब हम मूव करने वाले हैं डीएनएस रिकॉर्ड के ऊपर, जहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे डीएनएस रिकॉर्ड यूज होती है और ये आखिर है क्या। तो यहाँ पर आप डीएनएस रिकॉर्ड की टाइप्स देख सकते हैं, जैसे कि ए और फिर 4A और फिर CNAME, MX, NS। तो इन सब का काम अलग अलग होता है। जैसे कि जो A है वो एड्रेस रिकॉर्ड करता है IPv4 का। अब IP एड्रेस क्या है? IP एड्रेस एक तरह का एड्रेस होता है जो कि सभी डिवाइसेस को लेना पड़ता है इंटरनेट से कनेक्शन लेने के लिए। सिंपली इसको समझिए कि अगर किसी डिवाइस को कनेक्शन चाहिए इंटरनेट से तो उनको एक एड्रेस मिलती है जिसको हम IP एड्रेस बोलते हैं। इसी तरह से ये जो 4A है ये IPv6 को रिकॉर्ड करती है। और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि IPv4 कुछ स्पेसिफिक नंबर तक ही सीमित है, बट जो IPv6 है वो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को रख सकती है या फिर मिलियंस ऑफ डोमेन्स को कलेक्ट कर सकती है। और फिर हम देख लेते हैं CNAME को। CNAME का काम होता है जो भी हम डोमेन्स देते हैं उनके अंदर जितने भी सब डोमेन्स हैं उनको कलेक्ट करना होता है और फिर उसको यूजर के पास सेंड करना होता है। और अब मैं इन सभी चीज़ों को आपको सिंपली समझा देता हूँ कि कैसे आखिर ये DNS सर्वर रिकॉर्ड काम करता है। तो जैसे कि आप लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं तो वहाँ पर आपको फोल्डर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मान लो वीडियो, ऑडियो और फिर डॉक्यूमेंट्स की। और आप जैसे ही उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पर जितनी भी फाइल्स हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स जो भी वहाँ पर डेटा है वो आपको शो हो जाती है। इसी तरह से DNS रिकॉर्ड टाइप्स भी काम करती है। ये इनके फोल्डर्स है जहाँ पर आप इनको ओपन करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आखिर इसके अंदर कौन सी डेटा है। तो इसको आप अपने लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की फोल्डर से कंपेयर करके समझ सकते हैं कि कैसे ये सभी चीज़ें काम करती है। तो वहाँ पर जैसे कि ऑडियो में सिर्फ आपको ऑडियो मिल जाती है और फिर वीडियो के अंदर सिर्फ आपको वीडियो कंटेंट ही मिलती है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप A के अंदर IPv4 की सभी रिकॉर्ड देख सकते हैं और इसी तरह से 4A के अंदर IPv6 की जितनी भी रिकॉर्ड है वो सभी चीज़ें देख सकते हैं। इसी तरह से CNAME जितने भी सब डोमेन्स हैं उनकी रिकॉर्ड कलेक्ट करता है। और फिर हम जान लेते हैं MX मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड के बारे में। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिर मेल काम कैसे करता है। तो जैसे कि मान लो ये मैं हूँ और ये मेरा फ्रेंड है और फिर मुझे इसको मेल सेंड करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों के डिवाइस में मेल सेंड करने के लिए एप्लीकेशन नेसेसरी होती है। तो इसके लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है और फिर हम यहाँ पर मेल को टाइप करके सेंड करते हैं जो कि हमारे
मेल सर्वर पर जाकर स्टोर होती है। और ये मेरा मेल सर्वर है जहां पर मैंने मेल सेंड कर रखा है, और फिर ये मेल सर्वर इसको ट्रांसफर करता है मेरे फ्रेंड के मेल सर्वर के ऊपर, जहां पर ये सभी डेटा को कलेक्ट करके सेंड करता है मेरे फ्रेंड के मेल एप्लीकेशन के ऊपर, जिससे वो उसको शो होता है। तो इसको सिंपली समझिए, यहाँ से मैंने मेल को लिखा और फिर ये मेरे मेल सर्वर पर स्टोर हुआ, और फिर ये यहाँ से ट्रांसफर होता है मेरे फ्रेंड के एप्लीकेशन के ऊपर। तो इस तरह से MX रिकॉर्ड काम करती है। और अब जान लेते हैं NS नेम सर्वर रिकॉर्ड के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक नेम सर्वर तो है नहीं, या फिर सिर्फ एक DNS तो है नहीं जहां पर हम सारे डेटा को चेक कर सकते हैं या फिर उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं या फिर बहुत सारे मिलियंस ऑफ DNS सर्वर्स हैं जिसमें डेटा स्टोर होती है। तो NS रिकॉर्ड का काम क्या होता है कि जो भी DNS सर्वर है उसकी डेटा को IP एड्रेस में चेंज करके होम डेटा को हमें प्रोवाइड कर देता है। सो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे DNS काम करती है या फिर DNS क्या है, और फिर हमने देखा कि DNS रिकॉर्ड क्या होती है और उसको कैसे स्टोर करते हैं और उसको कैसे हम समझ सकते हैं। और अब हम मूव करते हैं अपने काली मशीन के ऊपर। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर के अंदर DNS एनालिसिस के अंदर जो 3 टूल्स हैं, उसके लिए हमने जो DNS का कंसेप्ट था उसको क्लियर किया है। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सेक्शन के अंदर, और फिर यहाँ पर DNS एनालिसिस के अंदर हम इस टूल को ओपन करते हैं। फिर मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। सो गैस, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टूल को यूज़ करना बहुत ही ईजी है, और इससे आप DNS के बारे में सभी इन्फो निकाल सकते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए, क्योंकि बिना DNS कंसेप्ट के आप इस टूल को यूज नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको यूज करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पर सिंपली यूजर्स में देख सकते हैं DNS NM, और ऑप्शंस के अंदर जितने भी ये सारे -D, -W, -F, -U ये सारी चीज़ें ऐड करके, और फिर पीछे डोमेन के अंदर आप जो भी वेबसाइट पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं उसका डोमेन नेम डालकर डायरेक्टली इंटर करके उस पर स्कैनिंग कर सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, और फिर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ DNS NM और फिर -W मतलब हु इज़ रिकॉर्ड, और फिर यहाँ पर स्पेस करके मैं tesla.com डाल देता हूँ, और फिर इसको मैं इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर आपको होस्ट एड्रेसेस मिल जाती हैं जहाँ पर आप इसकी IP एड्रेसेस देख सकते हैं, और फिर नेम सर्वर्स भी यहाँ पर दिख जाएगी, और MX सर्वर्स भी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको दिखाया था कि MX सर्वर्स और नेम सर्वर्स ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर मैंने -W लगा के इन्यूमिनेशन किया है, बट आप यहाँ पर और भी ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर न्यू टैब ओपन करते हैं, और फिर हम यहाँ पर DNS NM -H डालकर सर्च करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं DNS NM -H। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DNS NM के बाद ऑप्शंस के अंदर आप सारी यहाँ पर जितनी भी ऑप्शंस है उसको ऐड करके एनुमरेशन कर सकते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकली शो नहीं करूँगा क्योंकि ये YouTube पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसलिए आप प्रैक्टिकल के टाइम पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DNS.txt के अंदर ब्रूट फोर्स भी हो रहा है, और यहाँ पर हम tesla.com के ऊपर हुइज रिकॉर्ड को सर्च कर रहे हैं। तो हम न्यू टैब के अंदर किसी और वेबसाइट पर कोई और ऑप्शन लगाकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर सिंगल भी सर्च कर सकते हैं और मल्टीपल भी सर्च कर सकते हैं। तो इसको मैं आप क्लियर कर देता हूँ, और फिर हम यहाँ पर टाइप करते हैं DNS NM -W और फिर google.com, और फिर इसको इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास गूगल का IP एड्रेस आ चुका है, नेम सर्वर्स आ चुकी हैं, MX सर्वर्स आ चुकी हैं। सो गाइस, इसी तरह से ये DNS NM टूल काम करती है। और अब हम जान लेते हैं अपने नेक्स्ट टूल के बारे में। तो इसके लिए मैं इसको कट करता हूँ, और फिर हम एप्लीकेशन में आते हैं, और DNS एनालिसिस के अंदर हम DNS रिकॉन को क्लिक करते हैं। मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको यूज करना भी बहुत ईजी है। आप यहाँ पर सिंपली DNS रिकॉन और फिर जितने भी ऑप्शन है उसको ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। लाइक यहाँ पर आप सिंगल ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं या फिर मल्टीपल ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि D से डोमेन नेम, -D से डोमेन नेम, और -N से नेम सर्वर्स, -R से रेंज, इन सारी चीज़ों का डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ DNS रिकॉन और फिर -D और फिर google.com। उसके बाद हम इसको इंटर कर देते हैं।
सो गाइस ये इनुमिनेट होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसको अब हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और अब इसको हम न्यू टैब में ओपन करके इसके और भी फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा DNS recon -h। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोमेन, उसके बाद फिर नेम सर्वर, रेंज, डिक्शनरी, -f, -a, -s, -v, -y, और इन सभी का यूज करके आप इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर -f का यूज दे सकते हैं। -f फिल्टर आउट करता है डोमेन लुकअप्स को। इसी तरह से -a EXFR विथ स्टैंडर्ड इन्यूमरेशन करता है और -s रिवर्स लुकअप करती है IPv4 के अंदर। तो मेनली ये टूल्स यूज होती हैं DNS रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपली एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर हम जाएंगे राउट एनालिसिस के अंदर, जहां पर आपको नेट डिस्कवर और नेट मार्क्स टूल्स दिख रहे होंगे। तो हम क्या करने वाले कि इस वीडियो के अंदर नेट डिस्कवर टूल का यूज करके अपना जो वाईफाई है उसके अंदर जितने भी राउटर्स हैं या फिर मान लो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके बारे में पता लगाने वाले हैं। तो नेट डिस्कवर टूल का यूज करने से पहले हम जान लेते हैं आखिर ये किस चीज़ में यूज होती है। तो बेसिकली मान लो अगर आपके घर पर कोई वाईफाई लगा हुआ है तो उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं या फिर जो भी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं उसके बारे में पता लगाने का काम ही नेट डिस्कवर का होता है। अगर आप कोई टेक स्टूडेंट हैं या फिर नॉन टेक स्टूडेंट है और आपने कभी किसी कंप्यूटर लैब या फिर कहीं पर विजिट किए हैं जहाँ की मास अमाउंट में कंप्यूटर्स रहते होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि पोर्ट लगे होते हैं और एक ही राउटर के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। तो उसी चीज को कैसे पता लगाना है कि कौन से मैक एड्रेसेस और डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उस राउटर में, उसी को पता लगाने के लिए हम नेट डिस्कवर टूल का यूज करते हैं। तो इस टूल को यूज करना भी बहुत सिंपल है। जैसे कि आपने अगर पिछली वीडियोस देखी होंगी तो वहां पर मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे आप सभी टूल्स के बारे में जानकारियां निकाल सकते हैं और उनका मैनुअल पढ़ सकते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ टूल्स होते हैं जिनको आपको यूज करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, बट ये टूल नॉर्मल है, यहाँ पर आपको कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर जो भी मैं कमांड डालूंगा उसको देखकर आपको टाइप करके आप सिंपली उसको कवर कर सकते हैं, या फिर अगर आपने नोटबुक्स रखे हुए हैं अपने साइड में तो वहाँ पर आप कमांड को उसके बाद में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स दिख जाते हैं। यहाँ पर यूजेज भी आप देख सकते हैं नेट डिस्कवर। उसके बाद आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से स्कैनिंग कर सकते हैं। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली यूज करके देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कमांड डालता हूँ sudo su और फिर एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो हमें रूट एक्सेस मिल चुका है और हम क्या करने वाले हैं कि चेक करने वाले हैं हमारे इंटरनेट या फिर हमारे राउटर के अंदर कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर नेट डिस्कवर टूल को टाइप करेंगे और फिर एंटर करेंगे। तो इससे क्या होता है स्कैनिंग शुरू हो गई, बट इसको पता नहीं है कि आखिर कौन सी जगह पर स्कैनिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल से एंटर करके इसको बंद कर देते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर ifconfig कमांड डालेंगे और फिर एंटर करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका डिवाइस कौन से राउट से कनेक्टेड है। तो आप यहाँ से उस सोर्स को ऐड करके स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा डिवाइस ईथो से कनेक्टेड है, तो इसको अब हम कैसे स्कैन करेंगे वो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करता हूँ नेट डिस्कवर ETH0, फिर मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं कि ये स्कैनिंग स्टार्ट कर चुका है और ये स्कैनिंग करने में थोड़ा टाइम भी ले सकता है। तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखकर वेट करना होता है जब तक रिजल्ट ना आ जाए। तो इसका हम वेट कर लेते हैं और उसके बाद हम जैसे ही हमारे पास रिजल्ट आता है तो फिर हम इसको आपको शो करेंगे कि हमारे पास कौन से रिजल्ट्स आए हुए हैं और हमारे राउटर के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें एक डिवाइस कनेक्टेड है शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको उस डिवाइस का IP एड्रेस और फिर मैक एड्रेस और लैन मैक वेंडर का और लैन और काउंट ये सारी चीजें दिखा रहा है। वैसे IP एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि IP एड्रेस क्या होता है कि अगर कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है तो उसको एक टाइप का एड्रेस मिलता है जिसको हम IP एड्रेस बोलते हैं। इसी तरह से जैसे आपका फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है उसी तरह से सभी डिवाइस का मैक एड्रेस भी डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर अभी भी स्कैनिंग जारी है तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए अब मैं इसको कट करने वाला हूँ और फिर अब हम देख लेते हैं कि कैसे आप कोई भी TXT फाइल या फिर मान लो किसी और जगह की जो IP एड्रेस है या फिर जो
वहाँ का राउटर है उस पर कैसे स्कैनिंग कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, और फिर इस वीडियो को एंड करके हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर मूव करेंगे। तो गाइस हम अपने न्यू टैब पर आ चुके हैं और अब हम यहाँ पर कमांड डालते हैं sudo su और फिर हम इसको रूट एक्सेस दे देते हैं। और फिर आपको यहाँ पर क्या करना है कि सिंपली आपको नेट डिस्कवर टाइप करना है और उसके बाद -l टाइप करना है, और आपका जो भी txt फाइल है, वैसे अभी मेरे पास कोई txt फाइल नहीं है, बट अगर आपको कोई txt फाइल मिलता है तो उसको आप यहाँ पर सिंपली उसका पैथ डाल सकते हैं या फिर जो भी txt फाइल है उसको यहाँ पर टाइप करके इंटर कर सकते हैं। उसके बाद ये स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा और जितने भी वहाँ पर आपको पोर्ट्स या फिर जितने भी वहाँ पर आपको मैक एड्रेसेस, IP एड्रेसेस मिलेंगे या जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके सारे डिटेल्स आपको ये निकाल कर शो कर देगा। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने DNS रिकॉन को, जहाँ पर हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर DNS एनालिसिस में जो 3 टूल्स है उनमें से 2 टूल्स को हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है, बट ये जो थर्ड टूल है फियर्स, इसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाकर देखिए, क्योंकि बिना DNS कंसेप्ट के आप इस टूल को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और फिर ये आपके टर्मिनल पर ओपन हो जाएगा। फिर हम इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। अगर पिछली वीडियोस आपने देखी हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी टूल को यूज करने के लिए उस टूल का नेम और फिर उसके पीछे -h लगाने के बाद वो सभी फंक्शंस दिखा देता है कि आप कौन सा कमांड यूज करके कैसे उसको रिकॉन कर सकते हैं या फिर उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको क्लियर करते हैं और फिर हम यहाँ पर टाइप करते हैं फियर्स -h। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीज़ें आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो कैपिटल में है, अगर ये कमांड आप यूज कर रहे हैं तो इसके पीछे आपको आर्गुमेंट्स लगाना कंपलसरी होता है। जैसे कि ये जो डोमेन है, अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो डोमेन लगाने के बाद आपको वहाँ पर डोमेन नेम ऐड करना जरूरी होता है। इसी तरह से जो कनेक्ट है जो कि सभी स्मॉल लेटर में है, यहाँ पर आपको कोई आर्गुमेंट लगाने की ज़रूरत है नहीं। इसी तरह से यहाँ पर ट्रैवर्स में भी आप देख सकते हैं और सर्च में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर रेंज में भी सभी चीज़ें कैपिटल है तो यहाँ पर भी आपको आर्गुमेंट्स लगाना जरूरी है, और डिले में भी यहाँ पर कैपिटल्स हैं तो इसीलिए यहाँ पर भी आपको आर्गुमेंट लगाना बहुत जरूरी है। तो अब हम स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करते हैं फियर्स और फिर -, और फिर डोमेन। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पर कैपिटल है उसके पीछे आपको आर्गुमेंट लगाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे अपने डोमेन नेम को। तो मैं यहाँ पर सिंपली टाइप करता हूँ tesla.com और फिर हम इसको इंटर कर देते हैं। सो गाइस ये स्कैनिंग ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NS नेम सर्वर पर ये स्कैन हो रहा है। इसी तरह से ये सभी सर्वर्स पर स्कैन होकर आपको यहाँ पर सभी रिजल्ट्स दिखा देगा। सो गाइस जब तक ये स्कैन हो रहा है तब तक हम अपने दूसरे कमांड पर मूव करते हैं। सो गाइस यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो कनेक्ट है इसके पीछे आपको कोई आर्गुमेंट लगाने की ज़रूरत है नहीं। इसी तरह से जो डोमेन है जो कि कैपिटल्स में है, यहाँ पर आपको आर्गुमेंट लगाना नेसेसरी होता है। इसी तरह से रेंज, डिले और सब डोमेन्स में भी आपको आर्गुमेंट लगाना जरूरी होता है। तो जब तक ये स्कैन हो रहा है तब तक हम इन सभी टूल्स को यूज करके देख लेते हैं या फिर इन सभी कमांड्स को यूज करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और फिर जाते हैं अपने न्यू टैब के अंदर और फिर हम यहाँ पर टाइप करते हैं sudo su और फिर इंटर करते हैं और फिर यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं और फिर इंटर करते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमें रूट एक्सेस मिल चुका है और अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं फियर्स और उसके बाद -h इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी जो भी इसके अंदर कमांड्स है वो सभी दिख जाएंगी और अब हम इसको यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ फियर्स -डोमेन और फिर यहाँ पर tesla.com, उसके बाद कनेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्ट कमांड का यूज HTTP कनेक्शन के लिए यूज होता है। इसी तरह से वाइड कमांड का यूज इंटायर क्लास C को स्कैन करने में यूज होता है। तो अभी हम कनेक्ट को चेक करने वाले हैं, इसके लिए हमने कमांड डाल दी है और अब हम इसको एंटर करते हैं। सो गाइस ये स्कैन होना स्टार्ट हो चुका है और अब हम देख लेते हैं हमने जो स्टार्टिंग में स्कैन करने को रखा था वो कैसा चल रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी भी स्कैन हो रहा है। तो जब तक ये स्कैन हो रहा है तब तक हम अपने नेक्स्ट कमांड को भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर जो स्मॉल लेटर वाला है उसको तो चेक कर लिया है, बट ये जो कैपिटल है इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक और टैब ओपन करता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ sudo su, उसके बाद इसको हम इंटर करते हैं और फिर हम यहाँ पर टाइप करते हैं फियर्स -h, उसके बाद हम इसको एंटर करते हैं और अब इसके बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं फियर्स -डोमेन, उसके बाद tesla.com
और उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं डिले और हम यहाँ पर टाइमर रख देते हैं 5 सेकेंड। उसके बाद हम इसको एंटर कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये स्कैनिंग के टाइम पर जितना टाइम हम यहाँ पर टाइप करेंगे उसके अंदर ये जितने लुकअप्स को चेक कर सकता है वो चेक करके हमें दिखा देगा। यहाँ पर मैं आप सबको इन सभी को यूज करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन है। ये क्या है? यहाँ पर मैं आप सबको ये सारी कमांड्स को यूज करके नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये YouTube के लिए इलीगल है। बट आपको क्या करना है कि इन सभी को चेक करना है और इन सभी पर प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग सोच रहे हो कि आखिर हमें ये सारे चीज़ों का आर्गुमेंट्स कहाँ से मिलेगा, तो ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ आप इंटरनेट से निकाल कर डॉक्यूमेंटेशन पढ़कर सीख सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और फिर हम यहाँ पर ब्राउजर पर जाते हैं और फिर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ फीएस टूल डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद हम इसको एंटर करते हैं। सो गाइस आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको ये जो Geeks for Geeks दिख रहा है इस लिंक पर क्लिक कर देना है। क्योंकि हम काली लिनक्स यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बट अगर आप कोई और OS यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये इंस्टॉल नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर सारे इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी हैं और फिर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को भी आप पढ़ सकते हैं और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी कमांड्स है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे कि यूज किया फीयर्स डोमेन और उसके बाद tesla.com और फिर सब डोमेन्स का कमांड भी वहाँ पर था बट हमने उसको यूज नहीं किया, हमने कनेक्ट को यूज किया। इसी तरह से आप यहाँ पर सब डोमेन्स को यूज करके यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी आर्गुमेंट रख सकते हैं। और दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पर फीयर्स हाइफन डोमेन geeks4geeks.org और उसके बाद सब डोमेन्स और फिर वीडियोस। सब डोमेन्स की जगह पर यहाँ पर देख सकते हैं आप वीडियोस रखा है आर्गुमेंट के अंदर और फिर हाइफन ट्रावर्स के अंदर 10 रखा है। इसी तरह से आप यहाँ पर नेक्स्ट कमांड को देख सकते हैं फीयर्स हाइफन डोमेन stackoverflow.com हाइफन सब डोमेन्स मेल और हाइफन कनेक्ट। तो इसको कनेक्ट को तो हमने यूज किया है। तो इसको अब हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वहाँ पर जाकर देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आया हुआ है। इसको मैं कट कर देता हूँ और फिर हम अपने टर्मिनल पर मूव करते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ला के जितने भी DNS है उन सभी पर स्कैनिंग चल रही है। जैसे कि यहाँ पर accounts.tesla.com, apps.tesla.com और buy.tesla.com ये सारी चीज़ों पर स्कैनिंग हो चुकी है और भी चीज़ों पर स्कैनिंग हो रही है। इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट टैब पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा टाइम आउट एरर हो चुका है। बट नो वरीज, आप जब यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे या फिर किसी वेबसाइट पर अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये आपको कनेक्शन लाकर दे देगा। इसी तरह से अब हम तीसरे टैब के अंदर जाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी स्कैनिंग ऑन है। सो गाइस इसको अब मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको आप प्रैक्टिकली जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे तो उस पर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं कट कर देता हूँ और फिर हम आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर DNS एनालिसिस के अंदर ये तीनों टूल को कवर कर लिया है। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं IDS का फुल फॉर्म होता है इंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम। इसी तरह से IPS का फुल फॉर्म होता है इंट्रोजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो इनका काम क्या होता है कि जो IDS होती है वो किसी भी मालवेयर को डिटेक्ट करती है आपके कंप्यूटर में आने के बाद, और इसी तरह से जो IPS है वो उस मालवेयर को डिलीट करती है। अब इसको समझने के लिए हम सिंपली जो नॉर्मल लाइफ में हमारे साथ होता है उस एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप कोई मोड ऐप या फिर कोई वायरस आपके डिवाइस के अंदर या फिर आपके लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर मिस्टेक से भी आ जाता है तो आपका कंप्यूटर वहाँ पर शो कर देता है, आपका जो एंटीवायरस है वो शो कर देता है कि वायरस डिटेक्टेड। यहाँ पर आपका ये जो ऐप है आपने यहाँ पर डाला या फिर फाइल है उसके अंदर वायरस है या फिर कोई स्पाइंग स्क्रिप्ट है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। और उसके बाद जब आपके एंटीवायरस उसको रिमूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस आ गया तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली Windows+R प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ पर सर्च के अंदर आपको सर्च करना है MRT, उसके बाद आपको इंटर कर देना है और ये जैसे ही ओपन होगा यहाँ पर आपको यस क्लिक कर देना है और क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। और इधर आपके पास 3 ऑप्शन है, अगर आप फुल स्कैन करना चाहते हैं तो फुल स्कैन कर सकते हैं, अगर आप क्विक स्कैन करना चाहते हैं तो क्विक स्कैन कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, क्विक स्कैन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद ये स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, अगर आपके डिवाइस के अंदर कोई भी मालवेयर या फिर वायरस है
तो वो इस चीज़ को डिलीट कर देता है, जिसको हम IPS बोलते हैं। इसी तरह से ये सभी चीज़ें वर्क करती हैं। और अब हम जान लेते हैं कि आखिर इन सभी चीज़ों का हमारे जो काली लिनक्स पर टूल है LBD, उससे क्या रिलेशन है। तो इसके लिए मैं इसको कट कर देता हूँ और फिर हम मूव करते हैं अपने काली मशीन के ऊपर। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं IDS IPS आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो LBD टूल है, इसका मेन फुल फॉर्म क्या होता है कि लोड बैलेंसिंग डिटेक्शन। तो लोड बैलेंसिंग क्या होता है? लोड बैलेंसिंग एक तरह का सिस्टम है, जैसे कि मान लो अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा, बट अगर आप नहीं है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। लोड बैलेंसिंग का काम क्या होता है कि जैसे कि कोई वेबसाइट है तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर एक ही टाइम पर ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए तो उस ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट का सर्वर क्रैश ना हो जाए, उसको मैनेज करने के लिए लोड बैलेंसिंग का यूज किया जाता है। अब इसको हम कैसे समझते हैं, जैसे मान लो आपको कोई शॉपिंग या फिर कोई मेडिसिन का वेबसाइट है, तो वहाँ पर आपके वेबसाइट के अंदर एक ही टाइम पर मास कस्टमर आ जाते हैं और फिर वहाँ पर एक ही टाइम पर बहुत सारे आपको ऑर्डर मिलने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके वेबसाइट के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर तक ही कस्टमर एक टाइम पर परचेस कर सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा कस्टमर आ गए हैं क्या होता है कि वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो उसी को मैनेज करने के लिए लोड बैलेंसिंग का यूज किया जाता है। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि लोड बैलेंसिंग को हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टाइम पर चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको बेसिक टू एडवांस तक उस चीज़ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, इसीलिए हम लोड बैलेंसिंग को भी चेक करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ पर आपको IDS IPS आइडेंटिफिकेशन के अंदर LBD टूल के ऊपर चले जाना है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली इसको क्लिक करना है, उसके बाद ये आपके टर्मिनल में ओपन हो जाएगा। और फिर यहाँ से मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि कैसे सारे टूल्स को यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली LBD और उसके बाद -h डालकर चेक कर लेंगे कि इस टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली LBD डालना है और उसके बाद जो भी आपका टारगेट वेबसाइट है उसका लिंक पेस्ट कर देना है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपने हिसाब से ये कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर -a लेते हैं तो ये RRSIG NSEC और NSEC3 को सर्च करता है। इसी तरह से अगर आप -t लेते हैं तो ये इनेबल करता है TCP IP मोड को। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली जान लेते हैं कि कैसे आखिर इसको परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली एक वेबसाइट चूज कर लेते हैं जिस पर हम अटैक कर सकें। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ LBD और फिर tesla.com और फिर इसको हम इंटर कर देते हैं। तो इसमें टाइम लग सकता है, बट कोई ना, आप अगर ये सब कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ये है जिसके अंदर आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं तो आपका 40% हैकिंग कंप्लीट हो जाता है। सो लेट्स वेट। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास लोड बैलेंसिंग के एड्रेसेस आ चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं tesla.com 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं tesla.com 5 DNS को लोड बैलेंसिंग के लिए यूज करती है। तो इसी तरह से आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जाकर DNS लोड बैलेंसिंग को चेक कर सकते हैं इस टूल की मदद से। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं हमारे पास DNS लोड बैलेंसिंग का जो भी हमारे पास डिटेल है वो आ चुका है। इसी तरह से अब ये HTTP लोड बैलेंसिंग को चेक कर रहा है। सो गाइस इसको अब हम कट कर देते हैं, क्योंकि अगर इससे आगे मैं दिखाऊंगा तो ये YouTube के लिए इलीगल होगा। तो इसको मैं सिंपली यहाँ से कट कर देता हूँ और फिर हम आ जाते हैं यहाँ एप्लीकेशन के अंदर और फिर IDS IPS आइडेंटिफिकेशन के अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं हमने LBD टूल का यूज करना सीख लिया है। इसी तरह से जो नेक्स्ट टूल है WOP उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और उसको प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए भी आपका फायरवॉल कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो के अंदर क्लियर करवा दूंगा और उसके बाद वहां पर हम इस टूल को प्रैक्टिकली यूज करना भी सीखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और फिर मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। और फिर अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि आखिर इन टूल्स को कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है WOP-EH। तो इसी तरह से आप यहाँ पर इसको यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं, WOP उसके बाद URL मतलब जो भी वेबसाइट है जिस पर आप अटैक कर रहे हैं उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसको रन करके उसके अंदर जो भी फायरवॉल्स हैं उसके बारे में सारी जानकारियां निकाल सकते हैं। तो मान लो अगर आपको इन सारे ऑप्शंस को यूज करना है उसके अंदर, तो वहां पर हम क्या करेंगे, WOP और उसके बाद ये ऑप्शन डालेंगे और फिर हम वहां पर अपने टारगेट वेबसाइट का लिंक इंटर कर देंगे और फिर उसको रन कर देंगे। तो उससे पहले हम क्या जान लेते हैं कि आखिर कितने टाइप के फायरवॉल्स होते हैं और कौन सी वेबसाइट्स उनको बनाती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, WOP और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो WOP के अंदर डबल O है वो O नहीं 0 है। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं WOP और फिर W00F
और फिर यहाँ पर हम टाइप करते हैं -l, उसके बाद हम इसको इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सारे फायरवॉल्स आ चुके हैं और उनकी कंपनीज आ चुकी हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये सारे फायरवॉल्स हैं और मैन्युफैक्चरर के नाम हैं। तो जैसे कि एस XML गेटवे है वो सिस्को ने बनाया हुआ है, AE सिक्योर है वो AE सिक्योर ने ही बनाया हुआ है, एयरलॉक है इसको फियोन और एर्गॉन ने बनाया हुआ है, और अलॉट लॉजिक को अलॉट लॉजिक ने ही बनाया हुआ है। इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर एज्यूरे फ्रंट डोर है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है। और इसी तरह से हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाउडफ्लेयर INC और क्लाउडफ्लेयर DNS ने बनाया हुआ है। इसी तरह से आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ने एक और फायरवॉल बना रखा है जिसका नाम है ISS सर्वर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फायरवॉल्स और उनके मैन्युफैक्चरर्स के नाम दिख जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमें किसी पार्टिकुलर वेबसाइट के बारे में जानना है कि इस पर कौन से फायरवॉल्स लगे हुए हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली टाइप करते हैं WOF और उसके बाद google.com और उसको हम इंटर कर देंगे। तो ये हमारा टूल रन होने लगा है। सो गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली sudo su कमांड डालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं sudo, उसके बाद su और फिर हम इसको इंटर कर देते हैं और फिर यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं और फिर इसको इंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास रूट एक्सेस आ चुका है। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और फिर अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे अपने WOF टूल को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली WAF W00F और फिर यहाँ पर हम अपने वेबसाइट को डाल देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं www.securitas.com। वैसे जो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में हैं वो इस वेबसाइट के बारे में जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर भी हैकिंग ही सिखाते हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट ही होती है। तो इसके बाद यहाँ पर हम इसको इंटर कर देते हैं। तो ये हमारा टूल रन हो चुका है। अब थोड़ा वेट कर लेते हैं अपने रिजल्ट के लिए। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं फायरवॉल का नेम आ चुका है। तो यहाँ पर securitas.com यूज कर रही है क्लाउडफ्लेयर की फायरवॉल को, जो कि क्लाउडफ्लेयर INC ने मैन्युफैक्चर कर रखा है। तो इसी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं WAF W00F और फिर यहाँ पर -H, उसके बाद हम इसको इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हम दूसरा अपना कमांड डालते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा WAF W00F और फिर वर्जन चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम -v डालते हैं और फिर यहाँ पर www.securitas.com, उसके बाद हम इसको इंटर कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दूसरा रिजल्ट भी आ चुका है। इसी तरह से आप अपने जो भी वेबसाइट के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं उसके जो फायरवॉल्स हैं उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। तो इसको अब मैं कट कर देता हूँ और फिर हम जाते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन टूल को प्रैक्टिकली यूज करने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन होता क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप अगर किसी भी डिवाइस को इंटरनेट कनेक्शन देते हैं तो उसमें कोई ना कोई उनको एड्रेस मिलता है जिसको ही हम लाइव होस्ट बोलते हैं। अभी मान लो आपका जो मोबाइल फ़ोन है अगर वो हैक्ड हो जाता है और फिर आपका जो डेटा है वो कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई थर्ड पर्सन आपका जो डेटा है एक्सेस कर लेता है, तो वो आखिर पॉसिबल कैसे है? वो सब पॉसिबल है लाइव होस्ट की वजह से। क्योंकि आप जैसे कि मान लो लाइव होस्ट के अंदर आते हैं मैक एड्रेसेस, IP एड्रेसेस, पोर्ट नंबर्स। अभी मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि जो आपका मोबाइल फ़ोन हैक्ड हो जाता है और उसके बाद कोई थर्ड पर्सन आपके मोबाइल फ़ोन का डेटा एक्सेस कर लेता है, तो वो चीज़ इससे कैसे रिलेटेड है। तो जैसे कि जो भी डिवाइसेस होती हैं वो आपकी सारी बातें सुनती रहती है। अभी मान लो अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो तब भी आपका फ़ोन आपको सुन रहा है, या फिर जो कंपनीज है, सिम कंपनीज है, वो आपके सभी कन्वर्सेशन को सुनते रहते हैं। ये सब पॉसिबल है लाइव होस्ट की वजह से। और इसके अंदर आने वाले मैक एड्रेसेस, IP एड्रेसेस और पोर्ट नंबर्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो एक्चुअली मैक एड्रेसेस क्या होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी डिवाइस को। और ये जितने भी मैक एड्रेसेस होते हैं वो सभी डिवाइस के डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में फिंगरप्रिंट होती है, उसी तरह से ये सभी डिवाइसेस के अंदर डिफरेंट होती है। और अब जानते हैं आखिर IP एड्रेस क्या होता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको IP एड्रेस के बारे में पता ही होगा, बट जिसने नहीं देखी वो ध्यान से सुनना। IP एड्रेस क्या होता है कि अगर आप किसी भी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको एक एड्रेस मिलता है जिसको हम IP एड्रेस बोलते हैं। और ये क्या करता है कि डेटा को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। अभी आप इसको अपने रियल लाइफ या फिर जो आप डेली लाइफ में करते हैं उसी से जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको कोई चीज़ अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट करनी है या फिर उसको कुछ पार्सल करना है, तो आपको उसका एड्रेस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना एड्रेस के आप उसको कुछ भी सेंड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से
कोई भी डेटा शेयर करना हो तो आपको आईपी एड्रेस चाहिए होता है। इसीलिए सभी डिवाइसेस को जब वो कनेक्शन पाती है इंटरनेट से तो उसको आईपी एड्रेस देती है। और अब जान लेते हैं आखिर पोर्ट्स नंबर क्या हैं। तो पोर्ट्स को आप सिंपली समझ सकते हैं अपने कंप्यूटर डिवाइस से। तो जैसे कि आपके कंप्यूटर डिवाइस में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, कहीं पर आप अपने सीडी डीवीडी को इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर जहां पर आप अपने माउस को इंजेक्ट करके यूज करते हैं, या फिर जैसे कि आप अपने चार्जर को यूज करते हैं, वो सभी पोर्ट्स होते हैं। इसी तरह से इंटरनेट का भी अपना एक डिजिटल पोर्ट होता है जिसको यूज करके सारी चीजें रन करती है। अभी जो आपके कंप्यूटर में पोर्ट्स हैं वो तो फिजिकल पोर्ट्स हैं, बट जो इंटरनेट पर हैं वो डिजिटल पोर्ट्स होते हैं, वर्चुअल पोर्ट्स, जहां पर सारे कनेक्शन को मेंटेन किया जाता है। और अभी के टाइम पे 65,535 पॉसिबल पोर्ट्स इंटरनेट के ऊपर हैं। और आगे मैं आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और जो पोर्ट नंबर है उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। तो आई होप कि ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसकी मदद से आपको थोड़ा बहुत आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर के बारे में नॉलेज हो गया होगा। तो अभी आप सब समझ गए होंगे कि आखिर इस लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर्स को फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आरपिंग टूल को। तो यहाँ पर जैसे कि आप नेम में ही देख सकते हैं AR पिंग। तो ये जो पिंक वर्ड है ये तो आपको कहीं सुना सुना हुआ लगता है। वो अगर आप पबजी खेलते हैं या फिर फ्री फायर खेलते हैं तो आपने ये कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो बेसिकली पिंग क्या होता है कि जो इंटरनेट है वहाँ पर मान लो अगर आप पबजी खेल रहे हैं तो आपका कभी कभार पिंग लो होता है या फिर हाई होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आप डेटा भेज रहे हैं वो पूरा 100% आपके पास नहीं आता है। अभी इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग 4 दोस्त पार्टी करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि 4000 का बिल आता है। तो उसमें क्या होता है कि सभी फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि सब लोग बराबर 1,000 पे करेंगे। बट आप सभी को पता ही होगा कि ये सब पॉसिबल नहीं होता है, सब लोग अमाउंट बराबर नहीं देते हैं, कोई ज्यादा देता है कोई कम देता है। तो जो पहला फ्रेंड है वो देता है 500 और जो सेकेंड फ्रेंड है वो देता है 800, जो थर्ड होता है वो देता है 900 और जो लास्ट होता है उसको बेचारे को सभी देना पड़ता है। तो आप इससे क्या समझ सकते हैं कि 1000 के बदले सिर्फ 500 मिलना। तो इससे क्या होता है कि 1000 का पैकेज आपने भेजा और उसके बाद आपको रिटर्न में कितना मिला, 500। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मोबाइल डिवाइस है वो लैग करता है। ये मैं पबजी और फ्री फायर से कनेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि आपका डिवाइस जो भी पैकेज भेजता है उसको बदले में उतना बराबर का पैकेज नहीं मिलता है, उससे कम मिलता है। इसी की वजह से आपके मोबाइल डिवाइस लैग करते हैं या फिर आप जो गेमिंग करते हैं वो लैग करते हैं। तो उसी को हम चेक करते हैं इस टूल की मदद से। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर ये हमारे टर्मिनल में ओपन हो जाएगा। और फिर अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये सारे टूल्स के बारे में कैसे पता लगाना है। तो यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन में जाकर उसको ओपन करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट अगर आप टर्मिनल से ही डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आरपिंग स्पेस -H लगाकर ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको भी यूज करना बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली आरपिंग लगाएंगे, उसके बाद ये जो ऑप्शंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं -W सैक, उसके बाद -W जो कैपिटल है उसके अंदर भी सैक, और यहाँ पर -S होस्ट आईपी फाइंड करने के लिए, -T होस्ट आईपी फाइंड करने के लिए, -S मैक के लिए और -T मैक एड्रेस के लिए, -C काउंट, उसके बाद -I इंटरफेस, -M टाइप, -G ग्रुप, -V VLAN, -Q प्रियोरिटी, और उसके बाद जो भी आपका लोकल आईपी एड्रेस है उसको आप पेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपके डिवाइस के अंदर कौन कौन सी मैक एड्रेसेस और आईपी एड्रेसेस कनेक्टेड है और उनका पिंग भी चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर लोकल लैन से कनेक्टेड नहीं हूँ, इसलिए प्रैक्टिकल करते वक्त आपको वहाँ पर आंसर नहीं मिल सकते हैं। बट डोंट वरी, अगर आप खुद अपने डिवाइस के अंदर प्रैक्टिकली करते हैं तो वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। इसको अब हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो बेसिकली इस टूल को यूज करने के लिए आपको रूट एक्सेस होना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे sudo su और उसके बाद हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ब्लैंक हो गया है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है आरपिंग और उसके बाद -C, उसके बाद आप यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं कि आपको कितने पैकेजेस सेंड करनी है। तो मैं यहाँ पर सिंपली डाल देता हूँ 10 और उसके बाद हम यहाँ पर आईपी एड्रेस डालेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लोकल लैन से कनेक्टेड नहीं हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर कोई भी आईपी एड्रेस डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 1.1.1.1। उसके बाद हम यहाँ पर इसको इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 टाइम्स स्कैन करेगा
और फिर यहाँ पर जो भी उसका आउटपुट आता है वो आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं लोकल लैन से कनेक्टेड नहीं हूँ, इसीलिए यहाँ पर मेरा कुछ शो नहीं हो रहा है। तो आप इस चीज़ को जब खुद प्रैक्टिकली करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बेसिकली इसको यूज करने से पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि आखिर ये दोनों टूल यूज किस लिए होती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर fping का यूज क्या है। तो fping का काम होता है कोई भी वेबसाइट की जो IP एड्रेस है उसको चेक करना कि वो अलाइव है या फिर वो डेड हो गई है। सिंपली आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं और उस टाइम पे आपके पास बहुत सारे सब डोमेन्स हैं और वहां पर आपको सभी डोमेन्स पर अटैक करके वहां से बग्स निकालने हैं। तो वहां पर आप अंधेरे में तीर चलाने जैसा ही आपके साथ होता है। तो ये टूल का काम क्या होता है कि वहां पर आपको बता देता है कि कौन सा IP एड्रेस या फिर सब डोमेन्स अलाइव है और कौन सा डेड हो चुका है। तो उससे आप क्या कर सकते हैं कि जो अलाइव है उस पर अटैक करके बग्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जो डेड हो गया है वहां पर आप कितनी भी अटैक कर लें उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। और इसी से आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता है और इसी से आप अच्छे से पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके इसको अपने टर्मिनल में ओपन कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आप मेरे पिछली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये यूज करना बहुत ही ईजी लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसके बारे में जानना है कि ये कैसे यूज करना है तो आपको सिंपली fping -h लगाकर इसके बारे में सभी जानकारी आपको मिल सकती है। और फिर इसका यूजेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि fping, उसके बाद ऑप्शंस के अंदर ये जितनी भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर आप इनमें से चूज करके वहाँ पर लगाकर और फिर टारगेट IP एड्रेस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और मेथड जान लेते हैं कि कैसे आप इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो पहले इसको हम Ctrl+L करके इसको डिलीट कर देते हैं और फिर यहाँ पर हम टाइप करते हैं man fping और फिर इसको हम इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी डिटेल्ड में हमें मिल चुकी है fping की जानकारियां। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं पर एरर आ रही है तो इस कमांड की यूज से आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं और फिर हम पहले IP एड्रेसेस निकाल लेते हैं। तो IP एड्रेस के लिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि कैसे आप IP एड्रेस निकाल सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना होता है, DNS एनालिसिस के अंदर DNSNM टूल का यूज करके या फिर इन तीनों टूल्स में से किसी को भी यूज करके आप IP एड्रेस निकाल सकते हैं। तो हम DNSNM का यूज करने वाले हैं IP एड्रेस निकालने के लिए। इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पर टाइप करते हैं DNS। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पर टाइप करते हैं DNSNM और उसके बाद हम यहाँ पर google.com टाइप कर देते हैं और फिर इसको हम इंटर कर देते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास गूगल का IP एड्रेस आ चुका है। तो इसको अब हम कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको मैं मिनिमाइज करके अपने दूसरे टर्मिनल पर चला जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ fping और उसके बाद उस IP एड्रेस को पेस्ट कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम इसको इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने दिखा दिया ये IP एड्रेस अलाइव है, तो इस पर आप अटैक कर सकते हैं। इसी तरह से हम और भी IP एड्रेसेस को चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने जो पहले DNSNM टूल रन कर रखा है उसी पर जाके चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या और भी IP एड्रेसेस आ चुके हैं, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे IP एड्रेसेस आ चुके हैं, बट हम ब्रूट फोर्स को वेट करते हैं क्योंकि यहाँ पर और भी जो सब डोमेन्स है उनके IP एड्रेसेस मिलते हैं। तो लेट्स वेट। सो गाइस, यहाँ पर ब्रूट फोर्स में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए हम ये जो बाकी IP एड्रेसेस हैं इन पर ही टेस्टिंग करने वाले हैं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंपली इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज करके अपने दूसरे टर्मिनल के ऊपर चला जाता हूँ। मिनिमाइज करता हूँ और फिर इसको भी मैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर टाइप करते हैं fping और उसके बाद पेस्ट कर देते हैं और फिर अपने दूसरे IP एड्रेस को चूज करते हैं। कॉपी करके इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और फिर इसको भी कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। और फिर हम यहाँ पर एक अपना ही रैंडम डाल देते हैं कोई भी IP एड्रेस। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 142.251.10.29 और फिर मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। उसके बाद हम इसको इंटर कर देते हैं। देखते हैं ये सारे IP एड्रेसेस वर्किंग है या फिर कोई इसमें से डेड है। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट के 3 IP एड्रेसेस हैं वो तीनों अलाइव हैं और जो लास्ट का हमने अपने ही खुद बनाया है, क्योंकि हमें वैसा कुछ वहाँ पर मिल नहीं रहा था जिस पर हम टेस्टिंग कर सके कि वो डेड है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो फोर्थ है उसमें दिखा रहा है अनरीचेबल। इसी तरह से आप जब भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर आप जितने भी सब डोमेन्स मिलते हैं उनके IP एड्रेसेस निकाल के
उनको आपको चेक करना होता है कि वो अलाइव है या फिर अनरीचेबल है। तो उससे आप अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी पेनिट्रेशन टेस्टिंग को और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इन सारे ऑप्शंस को यूज करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट को अगर उनके परमिशन के बिना टेस्टिंग करके यूट्यूब पे डालते हैं तो ये सब इलीगल है और इससे हमारे यूट्यूब चैनल पर स्ट्राइक भी आ सकता है। इसलिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन सभी ऑप्शंस को यूज करके इन सब के बारे में जान सकते हैं। सो अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Ctrl L करेंगे और फिर मैं इसको भी कट कर देता हूँ और फिर हम एप्लीकेशंस के अंदर मूव करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव होस्ट के अंदर हमने rping और fping को कवर कर लिया है। इसी तरह से अब हम मूव करने वाले हैं hping 3 के ऊपर। तो इसको यूज करने के लिए आपको सिंपली अपने यहाँ पर एप्लीकेशंस के अंदर आकर लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन के अंदर आकर इसको सिंपली यहाँ से क्लिक करके अपने टर्मिनल के ऊपर ओपन कर सकते हैं। तो मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमारे जो बाकी टूल्स हैं उसी तरह से ये भी वर्क करता है। और यहाँ पर जैसे कि हम बाकी टूल्स को -h लगाकर उनके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते थे, उसी तरह से इसको भी हम यूज करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको fping के अंदर बताया था कि कैसे आप मैन कमांड का यूज करके fping के बारे में और भी डिटेल्ड इन्फो निकाल सकते हैं, उसी तरह से अब हम इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ मैन hping 3 और उसके बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सारे डिटेल्स आ चुकी हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आखिर इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है फायरवॉल्स को टेस्ट करने में, एडवांस्ड पोर्ट स्कैनिंग में, टेस्ट नेट परफॉर्मेंस में, और उसके बाद पैथ MTU डिस्कवरी में, ट्रेस रूट लाइक अंडर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन इवन रियली फास्टेस्ट फायरवॉल रूल्स, रिमोट OS फिंगरप्रिंटिंग, TCP IP स्टैक ऑडिटिंग, अ लॉट ऑफ अदर्स। मतलब इसमें बहुत सारे इसके फंक्शंस है और बहुत सारे इसके ऑप्शंस है। सो गाइज इसको अब हम क्विट करते हैं। सिंपली यहाँ पर आप Q को क्लिक करके इसको क्विट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्विट करता हूं और फिर हम इसको Ctrl L प्रेस करके डिलीट करते हैं। और इस टूल को यूज करने के लिए आपको सुपर यूजर या फिर रूट यूजर को इनेबल करना बहुत जरूरी होता है। तो इसको हम रूट एक्सेस दे देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड डालते हैं sudo su और फिर इसको हम इंटर कर देते हैं और फिर हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद इसको इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा रूट एक्सेस मिल चुका है। तो अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे hping 3 और इसके बाद हमने जो IP एड्रेस कलेक्ट की थी उसको हम यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो ये रहा हमारा IP एड्रेस और फिर हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो LAN 46 है ये 46 के फॉर्म में पैकेजेस सेंड कर रहा है। इसी तरह से जिस IP एड्रेस पर ये पैकेजेस सेंड करता है उसको यहाँ पर शो कर रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं TTL ID export और उसी तरह से फ्लैग्स, और यहाँ पर आप सीक्वेंसेस में देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से ये रन करता है। और यहाँ पर विन भी है। RRT में आप देख सकते हैं कि इसको सेंड करने में कितना टाइम लगा है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि ये एक तरह से DDoS अटैक की तरह काम करता है जब तक आप इसको रोक ना दें। तो इसको अब हम रोक देते हैं Ctrl+C टाइप करके और फिर यहाँ पर हम इसको एक लिमिटेड टाइम के लिए सेंड करते हैं या फिर जो पैकेजेस है उनको हम एक पार्टिकुलर नंबर्स में सेंड करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं hping 3 और फिर -C और यहाँ पर हम डाल देते हैं 11 और जो भी पोर्ट है उसको हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिर्फ 11 टाइम्स ही यहाँ पर पैकेजेस सेंड करेगा और ये कितने कितने टाइम के अंदर सेंड कर रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट सीक्वेंस में है उसने 9.5 मिली सेकेंड्स के अंदर पैकेज को सेंड कर रखा है। वैसे आप इस टूल की मदद से बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि जो ऑप्शंस थे उनको आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, जो होस्ट है उसके आगे भी लगा सकते हैं या फिर उसके पीछे भी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन कौन सा है। इसको मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये प्राइवेसी पॉलिसी बिकॉज ऑफ यूट्यूब। तो आप जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे या फिर जितने भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आखिर इन ऑप्शंस को हमें कहाँ पर यूज करना है, होस्ट के सामने यूज करना है या फिर होस्ट के पीछे यूज करना है, जिसकी मदद से आप अपनी एफिशिएंसी को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस OpenAI को इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। इसके लिए आपको सिंपली आ जाना है अपने टर्मिनल के ऊपर और फिर यहाँ पर आपको कमांड डालना है sudo python-m pip install cellgpt, उसके बाद इंटर कर देना है और फिर अपना पासवर्ड दे देना है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा cellgpt इंस्टॉल हो चुका है। वैसे ये पाइथन बेस्ड है इसीलिए इसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। और फिर अब हम चेक कर लेते हैं कि इसकी मदद से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर -help कमांड ही डालेंगे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो वहाँ पर भी मैं ऐसा ही करता हूँ, यही कमांड डाल करके सारे टूल्स के बारे में चेक करता हूँ। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करता हूँ -GPT-help और फिर हम इसको इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने काली लिनक्स के अंदर इसको इंस्टॉल करेंगे और स्टार्टिंग में जब आप यहाँ पर ये
कमांड डालेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा इंटर एपीआई की, तो वहां पर आपको ओपन एआई की एपीआई की डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च कर देंगे ओपन एआई एपीआई की, इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और फिर ये आपको रेंडर कर देगा ओपन एआई एपीआई की के HTML पेज पर। तो यहाँ पर आपको साइन अप करना है। सो गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मेल डालना है और फिर कंटिन्यू कर देना है और फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑथेंटिकेशन मेल जाएगा आपके मेल के अंदर, उसके बाद आपको वहाँ पर ऑथेंटिकेट करना है और वहाँ से आप डायरेक्ट रेंडर हो जाएंगे ओपन एआई की एपीआई की के पेज के ऊपर, जहाँ से आप सिंपली एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद एपीआई की को कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप ये कमांड डायरेक्टली रन कर सकते हैं और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस दिख रही हैं जिसकी मदद से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस में मॉडल, टेम्परेचर, टॉप प्रोबेबिलिटी, एडिटर, कैक, हेल्प और फिर असिस्टेंस ऑप्शंस में आपको सेल मिल जाती है जिसकी मदद से आप पूरे लिनक्स का सारा फंक्शंस जान सकते हैं और जितने भी कमांड्स होते हैं उसको भी सीख सकते हैं। उसके बाद आपको डिस्क्राइब सेल मिल जाता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई कमांड आपको समझ नहीं आ रही है तो -d यूज करके उसके बारे में सारी चीजें जान सकते हैं। और जो हाइफन कोड है इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसी कोड जनरेट कर सकते हैं जिसको कि आप हैकिंग में यूज कर सकें। उसके बाद आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि चैट, REPL। तो इससे क्या होता है कि आप डायरेक्टली ओपन एआई से चैट कर सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं। और फिर रोल ऑप्शन में आपको मिलता है रोल, क्रिएट रोल, शो रोल, लिस्ट रोल। तो इन सारी चीजों को अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर कमांड डालते हैं SGPT हेलो, उसके बाद इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन एआई ने हमारा रिप्लाई दे दिया है, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो इसके बाद अब हम कुछ ऐसा कमांड डालते हैं जो कि हैकिंग रिलेटेड हो। तो यहाँ पर मैं कमांड डालता हूँ SGPT, उसके बाद हाइफन सेल और फिर हम यहाँ पर कमांड डालते हैं टू स्कैन पोर्ट एंड सर्विसेज ऑफ कोई भी एक रैंडम यहाँ पर IP एड्रेस डाल देते हैं .1.1, उसके बाद इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हमें शो कर दिया है Nmap जो कि एक स्कैनिंग टूल है, उसका कमांड जिसका यूज करके आप इस IP एड्रेस पर स्कैनिंग कर सकते हैं और उसके अंदर जितने भी पोर्ट्स और सर्विसेज रन कर रही है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। और फिर आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलते हैं। E ऑप्शन की हेल्प लेकर आप डायरेक्टली इस कमांड को यूज कर सकते हैं। D ऑप्शन चूज करके आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आखिर ये क्या चीज है और कैसे रन करेगी। और फिर A ऑप्शन चूज करके आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर D कमांड डालते हैं और फिर इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके जितने भी फंक्शंस है वो सारी चीजें यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको हैशकैट का एक कमांड डाल करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में हेल्प मांगा था कि कैसे मैं हैशकैट से पासवर्ड को क्रैक कर सकूं, तो मैं उसी को यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर हम कमांड डालेंगे SGPT और उसके बाद हाइफन सेल और फिर हैशकैट कमांड फॉर दी वाईफाई हैंडशेक फाइल। उसके बाद हम इसको इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें हैशकैट का कमांड मिल चुका है। यहाँ पर आपको हैशकैट -m, उसके बाद जितने टोकन्स देने हैं 2500 दे सकते हैं। उसके बाद हैंडशेक फाइल को डालना है और फिर वर्ड लिस्ट फाइल है जिसके अंदर पासवर्ड है उसको डाल करके इसको रन कर देना है। और रन करने के बाद ये क्या करेगा कि जो पासवर्ड है वो आपको शो कर देगा। तो अभी मैं इसको अवॉइड करता हूँ और फिर हम इस पर -d कमांड डाल करके इसको चेक कर लेते हैं कि कमांड किस लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ पर कमांड डालूंगा SGPT -d और फिर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और फिर पेस्ट कर देते हैं, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस सेल कमांड यूजेस हैशकैट टू क्रैक और WPA2 हैंडशेक फाइल यूजिंग अ वर्ड लिस्ट। तो इसने इसको डिस्क्राइब कर दिया कि ये कमांड आखिर किस चीज के लिए यूज होती है। तो अभी हम कुछ और कमांड्स यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कमांड डालूंगा SGPT और फिर हाइफन कोड और उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी एक रैंडम कोड जनरेट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूँ राइट अ सेल स्क्रिप्ट टू स्कैन अ नेटवर्क। उसके बाद हम इसको इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास Nmap जो कि स्कैनिंग टूल है उसका कोड आ गया है जिसकी मदद से आप स्कैन कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ पर एक पाइथन का कोड भी जनरेट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कमांड डालता हूँ SGPT हाइफन कोड और उसके बाद यहाँ पर मैं कमांड डालता हूँ राइट अ पाइथन कोड टू जनरेट रैंडम IP एड्रेसेस। उसके बाद हम इसको इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने पाइथन का एक कोड दे दिया है जिसकी मदद से आप रैंडम IP एड्रेस बना सकते हैं। तो इसको अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि आखिर ये कोड रन होता है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर केट का यूज करने वाला हूँ, केट demo.py। उसके बाद इंटर करते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, टर्मिनल को ओपन करते हैं
न्यू टैब को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम कमांड डालते हैं पाइथन डेमो डॉट पाई, उसके बाद इंटर कर देते हैं। फिर इसमें हम यहाँ पर डालते हैं पाइथन डेमो डॉट पाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी बार आप ये कमांड डालेंगे उतनी बार अलग अलग आईपी एड्रेस यहाँ पर शो होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये कोड रन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज कितना खतरनाक हो सकता है और कितना यूजफुल हो सकता है हैकर्स के लिए, कि ओपन एआई की मदद से आप यहाँ पर कोई भी ऐसी हैकिंग कोड जनरेट कर सकते हैं जिसकी मदद से आप हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कंट्रोल सी प्रेस करके बैक जाता हूं और फिर हम यहाँ पर एक और कमांड डालते हैं sgpt-repl-tc, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेपल मोड में आ चुका है। तो यहाँ पर अब आप ओपन एआई से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं और इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज nmap, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने nmap को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दिया कि nmap क्या चीज़ है और किस चीज़ में यूज होती है। अभी हम यहाँ पर कमांड डालते हैं व्हाट इज मेटास्प्लॉइट, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने मेटास्प्लॉइट को भी डिस्क्राइब कर दिया है। मेटास्प्लॉइट किस चीज में यूज होता है ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ये शो कर देगा। और यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं जो कि ब्रूट फोर्स अटैक में यूज होता है। यहाँ पर आप सिंपली कमांड डाल सकते हैं राइट अ पासवर्ड कंटेनिंग दिस, उसके बाद वहाँ पर आप यूजर नेम भी डाल सकते हैं या फिर यूजर का कोई ऐसे डिटेल्स भी डाल सकते हैं जो कि उसके पासवर्ड प्रोबेबल हो सकता है। उसको ये मिक्स करके एक पासवर्ड फाइल बना देगा जिसकी यूज से आप ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कंट्रोल सी इंटर करके इसको अबॉर्ट कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पर कमांड डालते हैं sgpt-repel cyberguard, उसके बाद कोड, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर ये फिर से रिपल मोड में आ चुका है। यहाँ पर हमने कोड कमांड डाला है जिसकी मदद से आप यहाँ पर कोई भी कोड जनरेट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कमांड डालता हूँ राइट अ कोड टू जनरेट रैंडम पासवर्ड क्रैकिंग टूल, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने पाइथन में पासवर्ड क्रैकिंग टूल को रेडी कर दिया है। इसकी मदद से आप किसी का भी पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर मास स्कैन क्या है। मास स्कैन एक तरह का स्कैनिंग टूल है जैसे कि nmap होता है और इसका काम होता है किसी भी वेबसाइट या फिर जो डिवाइसेस होती हैं उनके पोर्ट्स नंबर को चेक करना कि वो ओपन है या फिर डेड है। तो इसको यूज करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे टर्मिनल में ओपन हो जाएगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने ब्राउजर पे चले जाते हैं और फिर हम यहाँ पर टाइप करते हैं जो भी हमारी टारगेटेड वेबसाइट है उसका नेम। सो गाइस जो भी आपकी टारगेटेड वेबसाइट है उसको आपको ओपन कर लेना है अपने ब्राउजर के ऊपर और फिर इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। तो फिर इस टूल को यूज करने से पहले हम जान लेते हैं आखिर उस वेबसाइट की आईपी एड्रेस क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना एक दूसरा टूल यूज करेंगे। आप DNS एनम, DNS रिकॉन या जो भी स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पर DNS एनालिसिस के अंदर टूल्स है तीनों, इनका यूज करके उनका आईपी एड्रेस निकाल सकते हैं। बट हम एक और टूल के बारे में जान लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करके न्यू विंडो पर क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ NS लुकअप और फिर इंटर कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर वेबसाइट का नेम डाल देता हूँ। उसके बाद मैं इसको इंटर कर देता हूँ। तो इसकी स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये मुझे आईपी एड्रेस लाकर दे देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एड्रेस है वो आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, मूव करते हैं अपने पहले वाले टूल पर। तो इसको मैं पहले मैक्सिमाइज कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पर टाइप करते हैं sudo seo, क्योंकि ये बिना रूट एक्सेस के नहीं चलेगा, क्योंकि ये बिना रूट एक्सेस के वर्क नहीं करेगा। और फिर हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। सो गाइस हमें रूट एक्सेस मिल चुका है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता ही होगा कि कैसे मास स्कैन को यूज करने का तरीका हम निकाल सकते हैं। तो जिसने नहीं देखा वो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, मैन टाइप करके उसके बाद जो भी हमारा टूल है जिसके बारे में हमें जाना है उसको यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। तो मैं यहाँ पर मैन मास स्कैन टाइप कर देता हूँ। उसके बाद हम इसको एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इससे क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। तो इसको आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ध्यान से पढ़ना और प्रैक्टिस करना। अभी के लिए मैं इसको एग्जिट करता हूँ क्यू पर क्लिक करके। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं उसके बारे में जान लेंगे। तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पर टाइप करते हैं मास स्कैन। उसके बाद हम दे देते हैं हाइफन पोर्ट नंबर। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि पूरी वर्ल्ड में पोर्ट नंबर 65,535 तक रहता है।
तो यहाँ पर हम अपने टारगेट के ऊपर 0 से लेकर जितने भी पोर्ट्स हैं उन पर स्कैनिंग करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 0-65,535 और फिर मैं इसको स्पेस डालकर यहाँ पर मैं रेट लगा देता हूँ, क्योंकि मास स्कैन जाना जाता है अपने स्पीड के लिए। ये Nmap से भी फास्ट होता है, इसलिए मैक्सिमम जो पेन टेस्टर होते हैं वो इनका यूज लेते हैं, इसलिए जो मैक्सिमम पेन टेस्टर हैं वो इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं हाइफन लगाकर रेट लगा देता हूँ और फिर रेट के अंदर मैं डाल देता हूँ 10,000 और फिर मैं यहाँ पर अपना IP एड्रेस डाल देता हूँ। इसको हम अपने दूसरे टूल से IP निकाल लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा IP, इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको एंटर करके रन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि ये सभी पर स्कैन होना स्टार्ट हो चुकी है। ये सारी पोर्ट्स ओपन है इस वेबसाइट के अंदर। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि ये सभी कहाँ तक जाती है और कितने पोर्ट्स यहाँ पर ओपन है, इस वेबसाइट के अंदर कितने पोर्ट्स ओपन है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी तरह से आप इस टूल का यूज करके अपने टारगेटेड वेबसाइट के जो भी पोर्ट्स ओपन है उनके बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट के अंदर हमें मिला है 46,363 ओपन पोर्ट्स। तो इसी तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं और फिर हम इसको भी कट कर देते हैं और फिर एप्लीकेशन के अंदर जाकर हम लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन के अंदर TSCping 6 के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली जो TSCping 6 है इसका यूज होता है जो IPv6 एड्रेसेस होती हैं उनको मैक एड्रेस में चेंज करना। तो अभी बहुत सारे एडवांस टूल आ चुकी हैं जैसे कि Nmap, इसीलिए इस टूल का यूज उतना नहीं होता है। बट यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप सभी टूल्स का यूज कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इस टूल को भी प्रैक्टिकली चेक करने वाले हैं। तो इस टूल का यूज क्या होता है, जो IPv6 है उसको मैक एड्रेसेस में चेंज कर देता है और आपके ईथरनेट के अंदर जो भी मैक एड्रेसेस कनेक्टेड होते हैं या फिर जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उनके सभी डिटेल्स निकाल कर दे देता है। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे कि बाकी टूल्स को हमने यूज किया था उसी तरह से इस टूल को भी हम यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो मैं कमांड्स डालूंगा उनको आप ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस करने के टाइम पे उन सभी कमांड्स को जैसे जैसे मैंने टाइप कर रखा है उसी तरह से कीजिएगा, नहीं तो आपको एरर्स आ सकती हैं। तो इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर कमांड डालता हूँ sudo su और फिर हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देते हैं। तो हमें रूट एक्सेस मिल चुका है और अब हम इसको क्लियर कर देते हैं और फिर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ATK6 और फिर एड्रेस 6 स्पेस डालकर पहले हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं ifconfig, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे इंटरनेट का IPv6 दिख रहा है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके फिर हम यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देते हैं और फिर मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने मेरे जो IPv6 था उसको मैक एड्रेस में चेंज कर दिया है। इसी तरह से आप इसका यूज करके आपके इंटरनेट के अंदर जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके बारे में डिटेल्स निकाल सकते हैं, उनका मैक एड्रेस निकाल सकते हैं। तो अभी हम उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करता हूँ ATK6, उसके बाद -li6, उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ETH, उसके बाद 0, उसके बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए उनका मैक एड्रेस यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इसको यूज करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो इसका काम क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट के बारे में सभी डिटेल्स निकालना, उनके जीमेल्स निकालना, IP एड्रेसेस निकालना और बाकी इन्फो निकालना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमने सारे टूल्स यूज कर रखे हैं उसी तरह से इसको भी यूज करना है। और अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना है तो आपको सिंपली टाइप करना है द हार्वेस्टर, उसके बाद -h, उसके बाद आपको उसके बारे में सभी डिटेल्स दिख जाएंगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंपली क्लियर करेंगे और उसके बाद इंटर करेंगे और फिर हम यहाँ पर sudo su कमांड डालकर इसका रूट एक्सेस ले लेंगे। ऑलराइट, तो हमें रूट एक्सेस मिल चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इस टूल को रन करते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली टाइप करते हैं द हार्वेस्टर, उसके बाद इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा हार्वेस्टर टूल रन हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम किसी एक वेबसाइट पर, एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर स्कैनिंग करते हैं और उसके बारे में जितने भी डिटेल्स मिलते हैं हमें उन सबको हम कलेक्ट करते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर टाइप करते हैं दी हार्वेस्टर। आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि आपको हार्वेस्टर के अंदर H को कैपिटल रखना है, स्मॉल लेटर में नहीं। अगर आप यहाँ पर उसको स्मॉल लेटर में रखते हैं तो ये काम नहीं करेगा। और इसके बाद हम -d और डोमेन के नाम पर हम डाल देते हैं kali.org।
और उसके बाद हम डालते हैं यहाँ पर -L और इसको दे देते हैं 200 का, और उसके बाद -B से क्या होता है कि आपको कौन सा सोर्स डालना है या फिर कितने सर्च इंजन यूज करने इस वेबसाइट के बारे में डिटेल्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप हार्वेस्टर -H का यूज करके चेक करेंगे तो आपको सोर्स के अंदर बहुत सारे वेबसाइट्स और बहुत सारे सर्च इंजन मिल जाएंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपली बिंग टाइप करके बिंग पर सर्च कर सकते हैं या फिर जितने भी सर्च इंजन हैं उनको टाइप करके सर्च कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जितने भी सर्च इंजन हैं उनके ऊपर सर्च करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे ऑल, और उसके बाद आप जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो ये अपना काम स्टार्ट कर देगा और जितने भी डिटेल्स मिलेंगे वो आपको शो हो जाएगा। तो अभी हम इसको एंटर करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिसिंग API की लिखा है, तो इससे क्या होता है कि ये जो यहाँ पर आप वेबसाइट्स देख रहे हैं उसके अंदर ये स्कैनिंग नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए आपको API कीज चाहिए होती है जो कि आपको परचेस करना पड़ता है। बाकी ये जो ब्लू कलर वाला है इस पर ये स्कैनिंग करेगा और यहाँ पर जितने भी डिटेल्स मिलेंगे वो सारे कलेक्ट करके ये आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो इसको हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं अनुबिस, बैडू, उसके बाद सर्ट स्पॉटर, सर्ट SH, DNS डम्पस्टर, इन सभी चीजों पर ये स्कैनिंग कर रहा है। बाकी जो मिसिंग API कीज है उसके अंदर आप देख सकते हैं गिटहब, हंटर, पेनटेस्ट टूल्स, प्रोजेक्ट डिस्कवरी, इन सभी वेबसाइट्स के अंदर ये स्कैनिंग नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसको यहाँ पर API कीज अलाउड नहीं है। इसके ऊपर भी स्कैनिंग करने के लिए आपको API कीज परचेस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जितने भी अवेलेबल स्कैनर्स हैं उस पर हम कैसे स्कैनिंग करते हैं और वहाँ से कैसे डिटेल्स निकालते हैं। तो इसके लिए स्कैनिंग रन हो रहा है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इसकी स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हमें कोई भी लिंक्डइन लिंक नहीं फाउंड हुआ है, कोई भी IPS नहीं फाउंड हुआ है या फिर कोई ईमेल्स, होस्ट, यहाँ पर हमें कोई डिटेल्स नहीं मिला है। तो अब हम क्या करते हैं कि कोई और वेबसाइट्स पर चेक करते हैं, क्या पता हमें वहाँ पर कुछ मिल जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ vk.com को और उसके बाद मैं इसको इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी सेम काम होता है, जहाँ पर आपको API कीज अलाउड नहीं है वहाँ पर आपको ये डिटेल्स शो नहीं करेगा या फिर वहाँ पर स्कैनिंग नहीं करेगा। इसी तरह से हम एक और टैब में एक और वेबसाइट पर स्कैनिंग करते हैं -D और उसके बाद securitas.com -L, इसकी पैकेट्स 100 रख देते हैं और उसके बाद -B और उसके बाद ऑल कर देते हैं, इंटर करते हैं। तो इसका स्कैनिंग भी रन हो रहा है। वैसे इस टूल का काम बाकी और भी टूल्स कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम काली लिनक्स के सारे टूल्स यूज करना सीख रहे हैं, इसीलिए हम इस टूल के बारे में भी प्रैक्टिकल वीडियो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें दूसरी वेबसाइट्स पर भी कोई डिटेल्स नहीं मिली हैं, बट आप जिस वेबसाइट्स पर स्कैनिंग करेंगे वहाँ पर वो अगर आप उसको हैकर1 या फिर बगक्राउड या फिर इंटीग्रिटी से उसको कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर वो आपको अलाउ कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स मिल सकते हैं इसकी स्कैनिंग के बाद। सो गाइज इन तीनों वेबसाइट्स के अंदर हमें कोई डिटेल्स नहीं मिला क्योंकि इनकी फायरवॉल्स बहुत स्ट्रॉन्ग्स है और इन्होंने वैसे कोई भी यहाँ पर फॉल्ट नहीं की है जिससे हमें यहाँ पर कोई इन्फो मिल सके। बट अगर आप बग बाउंटी कर रहे हैं तो आपको इन सारे टूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है और इसको यूज करना आपको आना चाहिए होता है। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने काली लिनक्स के अंदर एक टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसकी मदद से हम किसी के भी नंबर से डिटेल्स निकाल सकते हैं और इस चीज़ को आप अपने मोबाइल के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं अपने टर्मक्स ऐप के अंदर। तो जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सिंपली अपने मोबाइल के अंदर टर्मक्स ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पर जैसे जैसे कमांड्स मैं यहाँ पर डालूंगा सेम कमांड्स आपको वहाँ पर भी डालना होगा और उसके बाद वो टूल वहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा और उसका यूज लेकर आप किसी के भी नंबर से डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर अपने टर्मिनल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम अपने टूल को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है git clone और उसके बाद जो टूल है उसका गिटहब लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले क्योंकि जो प्रैक्टिकल वीडियोस हम यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं वो सारे प्रैक्टिकल वीडियोस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो गाइज इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक कमांड डालना पड़ेगा जो कि है npm install -g truecaller.js। तो इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर npm के अंदर अंडरलाइन दिखेगा। तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जब आप इसको इंटर करेंगे तो वहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू इंस्टॉल npm और नॉट। तो वहाँ पर आपको सिंपली y क्लिक करके इंटर कर देना है। तो उससे क्या होगा कि आपके डिवाइस के अंदर या फिर आपके काली मशीन के अंदर npm इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद सारी डिपेंडेंसीज जो कि इसको चाहिए वो सारी चीज़ें वहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगी
और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ट्रू कॉलर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए ये यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है, बट आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके डिवाइस के अंदर ये अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी अभी हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं और फिर हम यहाँ पर कमांड डालते हैं Truecaller JS और फिर इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका यूजेस। यहाँ पर आपको सिंपली सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आप Truecaller JS-S उसके बाद नंबर डाल के और पीछे कोई भी कमांड डाल करके रन कर सकते हैं। तो अभी हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको लॉगिन कर चुका हूँ और अभी इसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस के अंदर ही आपको कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर Truecaller JS-S, तो -S का मतलब होता है सर्च, और जो भी नंबर होता है उसको यहाँ पर ऐड करना होता है। और जब आप -S लगाते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि ये सारी डिटेल्स एक ही लिस्ट में शो कर देता है। बाकी आप यहाँ पर -N लगाकर सिर्फ उस विक्टिम का नेम निकाल सकते हैं या फिर -E लगा करके जो ईमेल उस नंबर पर असाइंड है उसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप -I लगा करके अपने इंस्टॉलेशन ID को भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कमांड टू सर्च अ नंबर, इसकी जगह पर आप -JSON ऐड कर सकते हैं या फिर XML ऐड कर सकते हैं या फिर YAML ऐड कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने JSON में सर्च कर रखा है तो ये JSON फॉर्मेट में शो करेगा, और यहाँ पर अगर आप XML ऐड करते हैं तो ये XML फॉर्मेट में आपको रिजल्ट शो करेगा, और अगर आप YAML ऐड करते हैं तो ये YAML फॉर्मेट में आपको शो करेगा। तो हम यहाँ पर वैसा कुछ नहीं करने वाले हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज से इसको यूज कर रहे हैं। लाइक अगर कोई डेवलपर है तो वो XML फाइल में भी या फिर YAML फाइल में भी इसको यूज कर सकता है। बाकी हमें रिजल्ट जो है वो TXT फाइल में चाहिए, तो इसके लिए हम सिंपल ही इसको डिफ़ॉल्ट रखेंगे और उसको यूज करेंगे। तो अभी हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर कमांड डालेंगे Truecaller JS-S और उसके बाद अपने विक्टिम का नंबर डाल देंगे। मैं यहाँ पर रेंडमली कोई भी नंबर डाल रहा हूँ, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से शो करेगा, आपका ID शो करेगा, नेम शो करेगा, स्कोर शो करेगा, एक्सेस, और उसके बाद नंबर टाइप शो करेगा, एड्रेस शो करेगा, और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कंट्री कोड, जीमेल, फ्रीक्वेंसी। तो इन सारी चीज़ों को आप यूज में ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम और भी कमांड्स को यूज करके देखने वाले हैं। लाइक यहाँ पर मैं कमांड डालूंगा Truecaller JS-S और उसके बाद मैं यहाँ पर फॉर्मेट डाल देता हूँ YAML और फिर हम इसको इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें YAML फॉर्मेट में सारा रिजल्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पर मान लो मुझे अपने विक्टिम का सिर्फ नेम सर्च करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कमांड डालूंगा -S की जगह पर हम यूज करेंगे -N और फिर YAML को हम टेक्स्ट फाइल में चेंज कर देते हैं और फिर हम इसको इंटर कर देते हैं। सॉरी, इसको हम फिर से करते हैं। मैं टेक्स्ट फाइल को यहाँ से हटा देता हूँ और फिर मैं इसको इंटर करता हूँ। तो आई थिंक इस नंबर का कोई नेम नहीं है, इसलिए ये रन नहीं कर रहा है। बाकी आप अगर यहाँ पर अपना नंबर ट्राई कर सकते हैं या फिर अपने विक्टिम का नंबर ट्राई कर सकते हैं और उसके सारे डिटेल्स निकाल सकते हैं। यहाँ से आप सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली आ जाना है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सेक्शन के अंदर, और उसके बाद आपको आ जाना है नेटवर्क एंड पोर्ट स्कैनर के अंदर, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मास स्कैन और Nmap टूल दिख जाएंगी। वैसे मैंने मास स्कैन के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, बट आपको बता दूं कि मास स्कैन भी पोर्ट स्कैनिंग के लिए यूज होता है। इसी तरह से Nmap भी पोर्ट स्कैनिंग के लिए यूज होता है, बट इसके अंदर और भी क्वालिटीज़ होते हैं या फिर मान लो इसकी और भी खूबियाँ होती हैं जिसका यूज करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट इस सेशन के अंदर हम जानने वाले हैं कि कैसे आप Nmap को पोर्ट स्कैनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स कंटिन्यू। तो इसको यूज करने के लिए आपको सिंपली इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर नेटवर्क एंड पोर्ट स्कैनर के अंदर आ जाना है और उसके बाद इस टूल को सिंपली क्लिक करके ओपन कर देना है, या फिर अगर आप टर्मिनल से ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर मैं दिखा दूं, सिंपली आपको यहाँ पर Nmap -help टाइप करना है और उसके बाद एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिख जाएंगे कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमने क्लिक करके जब इसको ओपन किया तब भी यही शो हो रहा था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि आपको इसको कैसे चेक करना है कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको मैंने एक और मेथड बताया था जिसमें आपको मैनुअल कमांड का यूज करना होता है। उसमें क्या होता था कि आपको सिंपली मैन कमांड डालने के बाद आपका जो भी टूल है उसको टाइप कर देना होता है और उसके बाद वो आपको शो कर देता है कि कैसे आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको कट कर देता हूँ और फिर हम सुपर यूजर एक्सेस ले लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कमांड डालूंगा sudo su
और उसके बाद मैं पासवर्ड यहाँ पर अपना डाल दूंगा। सॉरी। सो गाइज हमें रूट एक्सेस मिल चुका है और अब हम Nmap का यूज करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम Nmap से स्कैनिंग करते हैं किसी एक वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर हम सिंपली टाइप कर देते हैं Nmap और उसके बाद google.com। तो आप यहाँ पर कोई भी वेबसाइट डाल सकते हैं या फिर आप जिस वेबसाइट पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं उस पर भी आप इसी तरह से स्कैनिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको सिंपली इंटर कर देंगे तो ये स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा और आपको दिखा देगा जितनी भी डिटेल्स ये निकाल सकता है उस वेबसाइट के बारे में, वो सब आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। वैसे इसका मेन काम होता है टीसीपी को चेक करना कि वो ओपन है या फिर उस वेबसाइट या फिर आईपी एड्रेस के अंदर कितनी टीसीपी प्रोटोकॉल्स लगी हुई है। वैसे टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि सभी वेबसाइट्स के अंदर होती है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कि टीसीपी का मतलब क्या होता है। और आगे आपको नेटवर्किंग के सीरीज में भी सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएगी कि टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है, या फिर WLAN या फिर जो भी नेटवर्किंग के अंदर जितने भी चीज़ें आती हैं वो सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएगी, जिसके बाद आप इन सारी चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से अब हम दूसरा कमांड भी चेक कर लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम न्यू टैब ओपन करते हैं और फिर हम पहले इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर sudo su कमांड डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं अपना, और उसके बाद हम यहाँ पर कमांड डालते हैं nmap और उसके बाद वर्जन और उसके बाद कैपिटल A और जो भी वेबसाइट है उसका नाम हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो हम google.com को ही लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको सारे पोर्ट्स निकाल कर ये दे देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी पोर्ट्स ओपन है इस आईपी एड्रेस के ऊपर वो सारे आपको ये डिस्कवर करके यहाँ पर दिखा रहा है। तो सो गाइस ये स्कैनिंग रन होने देते हैं और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं एक और कमांड को जिसका यूज करके हम और स्कैन कर सकें। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर न्यू टैब ओपन करते हैं और उसके बाद मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर हम कमांड डालते हैं sudo su और फिर अपना पासवर्ड डाल देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर nmap -help कमांड डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है एग्जाम्पल्स में nmap -b स्पेस -A और उसके बाद जो भी वेबसाइट है उसका नेम। इसी तरह से सेकंड नंबर पे है nmap -b -sn और उसके बाद IP एड्रेस। इसी तरह से है nmap और फिर -b स्पेस -IR और उसके बाद 10,000, उसके बाद -PN और फिर -P और 80। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं आखिर ये क्या चीज़ है और किस चीज़ के लिए ये यूज होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं -V का यूज। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं -V का यूज होता है इंक्रीज वर्बोसिटी लेवल। तो ये वर्बोसिटी लेवल को इंक्रीज करता है। इसी तरह से हम यहाँ पर देख लेते हैं -IR का। तो इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ होस्ट को ये रैंडम टारगेट को चूज करता है। इसी तरह से है I और कैपिटल L, जिससे क्या होता है कि ये जो लिस्ट में या फिर मान लो अगर आप कहीं पर स्कैनिंग कर रहे हैं और आपको वहां पर बहुत सारे IP एड्रेसेस मिलते हैं तो उस पर अगर आपको स्कैनिंग करना है फाइल के अंदर तो ये कमांड वहां पर यूज होती है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं -SN जो कि पिंग करता है और स्कैन करता है और जितनी भी IP एड्रेसेस और पोर्ट नंबर्स हैं उन सभी को शो करता है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक डेमो TXT फाइल है जिसके अंदर हमने एक IP एड्रेस और डोमेन नेम डाल रखा है जिसके ऊपर हम स्कैनिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर कमांड डालते हैं nmap और उसके बाद -I कैपिटल L और उसके बाद TXT फाइल का पैथ डाल देते हैं और फिर इसको इंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं nmap स्कैनिंग यहाँ पर भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो तब तक के लिए हम इसको वेट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी पोर्ट्स हैं वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि ओपन है और उसी के साथ जो सर्विसेज हैं उनको भी ये शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जितने भी TCP पोर्ट्स हैं वो सब आपको ओपन है या फिर क्लोज्ड है, ये सारी चीजें आपको ये दिखा देगा। इसी तरह से जो भी सर्विसेज है वो भी आपको ये शो कर देगा। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जो IP एड्रेस है जो कि आपने यहाँ पर स्कैनिंग पर डाल रखा है उस पर कितने पोर्ट्स ओपन है उन सभी को शो करना ही इसका काम होता है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं और इसके अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं जिसका यूज करके आप स्कैनिंग कर सकते हैं। बट उन सभी कमांड्स को मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, इसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर सीरीज देने वाला हूँ जहाँ पर आप nmap को बेसिक से एडवांस तक सीख सकते हैं और मास्टरी कर सकते हैं। सो गाइज इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पर जब स्टार्टिंग में इसको आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस दिखेंगी, जिसमें से आपको CE वाला जो ऑप्शंस है उस पर क्लिक करके कंटिन्यू करना होता है। बाकी जो ऊपर 3 ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे या फिर प्रीमियम लेना पड़ेगा। बट जो नीचे 2 ऑप्शंस होते हैं वो फ्री होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप CE वाला जो है उस पर क्लिक करके यहाँ पर कंटिन्यू करें। तो जैसे ही ये ओपन हो जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका ये डैशबोर्ड है और यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों से कोई घबराना नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ये जो
ये आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल होगा, इसको आपको स्टील्थ में रख देना है। और फिर ये सारे टूल्स है, जो कि यहाँ पर कई सारे टूल्स है जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और बाकी टूल्स आपको फ्री में यूज करने को मिलते हैं। तो इसको हम कैसे यूज करने वाले हैं, सिंपली हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे और आप जैसे यहाँ पर न्यू पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऊपर डैशबोर्ड की जो भी चीज़ें हैं उनमें से आपको किसी को टच नहीं करना है। आप यहाँ पर सिंपली जो एंटिटी पैलेट है इसके अंदर देख सकते हैं बहुत सारे टूल्स हैं जिसका यूज करके आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले कि एक फेसबुक अकाउंट लेंगे और उसके ऊपर माल्टिको टूल को रन करके चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से इन्फॉर्मेशन आ सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च बार में सिंपली जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे फेसबुक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन है एफिलिएशन, उस पर प्रेस करके यहाँ पर ड्रैग कर देना है। और जैसे ये यहाँ पर आ जाता है तो ये आपको ग्राफ फॉर्म में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो शो कर देगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से लेआउट्स को चेंज कर सकते हैं। मैंने ग्राफ फॉर्म में रखा है तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो आपको ग्राफ फॉर्म में मिलने वाला है। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। तो ये जो जॉन डोए लिखा हुआ है यहाँ पर आप जिसकी भी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं उसके प्रोफाइल का लिंक डाल करके सर्च कर सकते हैं। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक अपना फेक अकाउंट क्रिएट कर रखा है जिसको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल भी करके अपना अकाउंट पेस्ट कर देंगे और फिर हम इसको एंटर कर देंगे। तो ये टूल रन होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर हमको यहाँ पर क्या करना है, राइट क्लिक करके और ये जो ऑल ट्रांसफॉर्म है इस पर यहाँ पर जो आप साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप साइड में आइकन देख रहे हैं इस पर क्लिक करके इसको रन करना होता है, जिससे कि हम ऑल ट्रांसफॉर्म्स जो भी हैं वो सारे डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और फिर ये आपसे पूछेगा कि आपको किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमें टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए, इसलिए हम टेक्स्ट में रखकर इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आउटपुट रन होने लगा है। ऑलराइट गाइस, जैसे ही ये आपको दिखता है ऑप्शन, यहाँ पर भी आपको राइट क्लिक करना है और ऑल ट्रांसफर में इंटर कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल स्नैपशॉट्स, एक्सट्रैक्ट प्रॉपर्टीज, फाइंड एंटिटी प्रॉपर्टीज, इसी तरह से जितनी भी वेब टेक्नोलॉजीज जो कि हमने पहले भी कवर रखा है कि कैसे आप वेब टेक्नोलॉजीज को फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम माल्टिको टूल की हेल्प से ये सारी चीजें फाइंड करेंगे आज। तो यहाँ पर आपको आइकन पे सिंपली क्लिक कर देना है और फिर ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये पूछेगा कि आपको किस फॉर्म में चाहिए। तो हमें टेक्स्ट फॉर्म में ही चाहिए और ये जो डिफ़ॉल्ट है इसी को रखना है आपको और फिर इसको रन कर देना है। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि कितना प्रोग्रेस हुआ है और इसकी स्कैनिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो भी आउटपुट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ओवरव्यू में जाकर आप इसको ड्रैग करके जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आता है उसका डिटेल आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर नहीं डाला है इसलिए यहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर नहीं दिख रहा है। बट अगर आप जिस पर अटैक कर रहे हैं अगर उसने अपने अकाउंट में फ़ोन नंबर डाला है तो वो फ़ोन नंबर भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा और बाकी सारी डिटेल्स भी आपको शो हो जाएगी। और अगर आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है कि जैसे कि यहाँ पर मेटा पे है तो यहाँ पर भी आपको राइट क्लिक करना है और फिर ऑल ट्रांसफर में यहाँ पर जो आइकन है उस पर क्लिक करके रन कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है इस पार्टिकुलर टॉपिक के अंदर वो आपको एक साइड में आकर शो कर देगा इसी ग्राफिकल फॉर्म में। तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे आप माल्टिको टूल यूज करके किसी भी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में उसके सोशल मीडिया अकाउंट से डिटेल्स निकाल सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है और फिर ये ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर नेटमार्क्स -h लगाकर इसके सारे फंक्शंस चेक कर सकते हैं या फिर जितने भी ऑप्शंस हैं उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर अब हम इसको sudo su कमांड देकर रूट एक्सेस दे देते हैं। सो गाइज इसको रूट एक्सेस मिल चुका है और अब हम इसको प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं किसी एक वेबसाइट के ऊपर। तो अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं नेटमास्क और फिर हाइफन। तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं -v से वर्जन चेक करता है, -d से डिबग और उसके बाद आपको रिजल्ट किस फॉर्म में चाहिए वो भी आप चूज कर सकते हैं जैसे कि -s के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म है और फिर -i के अंदर सिस्को फॉर्म है या फिर -r के अंदर ये आपको जितने रेंजेस हैं वो सारे दिखा देगा। और यहाँ पर आप सारे डॉक्यूमेंटेशन पढ़कर भी आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन किस चीज़ के लिए यूज होती हैं। तो अभी हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं -s लगाकर और फिर यहाँ पर एक वेबसाइट का नेम डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ hacker1.com। उसके बाद हम इसको इंटर कर देते हैं। तो इसकी स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है बट डोंट वरी, इसका रिजल्ट आते ही मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सभी डिटेल्स आ चुकी हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी सबनेट है HackerOne.com के अंदर वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम दूसरा कमांड डालकर इसको चेक कर लेते हैं कि आखिर सिस्को स्टाइल में कैसे हमको ये लिस्ट शो होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कमांड डालता हूँ netmask और फिर -i और उसके बाद HackerOne.com और फिर हम इसको एंटर कर देते हैं। तो इसको भी हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्को स्टाइल एड्रेस लिस्ट में ये शो हो चुका है। तो अब हम क्या करने वाले कि इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं जो आर ऑप्शन है या फिर मान लो जो आर रेंज है वो कैसे यूज करते हैं, उसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं टाइप करने वाला हूँ netmask और फिर -r और उसके बाद HackerOne.com। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास रेंज भी आ चुका है और इसके अंदर जितने भी सबनेट्स हैं वो भी ये शो कर रहा है। तो इन सारे ऑप्शंस को आप एक एक करके चेक कर सकते हैं या फिर इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद इसका यूज करके जो भी वेबसाइट्स है उनके अंदर जितने भी सबनेट्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको स्कैनिंग में यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से आप यहाँ पर डोमेन नाम ना डालकर यहाँ पर आप IP एड्रेस से भी चेक कर सकते हैं, IP एड्रेस से भी स्कैनिंग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस टूल को आपको डिफरेंट वेबसाइट पर प्रैक्टिस करना है और फिर इसमें जितने भी रिजल्ट आते हैं उस पर डिटेल्ड फॉरेंसिक करना है और फिर जितने भी डिटेल्स आपको मिलते हैं उसको आपको कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन गैदर करना है। हम देखने वाले हैं कि आखिर SMB एनालिसिस क्या होती है। तो लर्नर्स, SMB एनालिसिस का काम होता है फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना। ये काम पहले FTP में होता था बट अभी इसको हम SMB एनालिसिस की हेल्प से करते हैं। तो आप सबको लग रहा होगा कि आखिर ये सारी चेंजेस क्यों हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि FTP में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी या फिर मान लो कि उसमें अगर आप किसी फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं तो रिसीवर के पास पहुंचने से पहले उस फाइल को चोरी करना ईजी होता था। बट SMB में क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो डायरेक्ट रिसीवर के पास जाता है, उसको चोरी नहीं कर सकते हैं और अगर उसको चोरी कर लेते हैं तो उसको पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पर इंक्रिप्शन लगा होता है और उसको कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। जब तक वो रिसीवर के पास पहुंचता नहीं तब तक उसको कोई भी डिक्रिप्ट करके देख नहीं सकता। और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आखिर SMB होती क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं SMB का फुल फॉर्म होता है सर्वर मैसेज ब्लॉक, जिसका काम ही होता है कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में हेल्प करना, जो कि जो माइक्रोसॉफ्ट इक्विप्ड कंप्यूटर्स होते हैं उसमें यूज होती है। फाइल्स को शेयर करना, प्रिंटर, सीरियल पोर्ट्स और मिसलेनियस कम्युनिकेशंस बिटवीन और सीक्रेट कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इसमें एक और फ़ायदा है कि जो FTP होता था उसमें आप सिर्फ FTP में जो फाइल्स होते हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको शेयर कर सकते हैं। बट SMB में क्या होता है कि आप सभी फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को या फिर आप किसी प्रिंटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से अपने फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप कोई फाइल या फिर किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने डिवाइस या फिर किसी और डिवाइस के अंदर, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि अपने किसी वायर्ड कनेक्शन का यूज करते हैं। लाइक आपके कंप्यूटर में जो भी पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर आप डेटा केबल या फिर कोई और पोर्ट यूज करके अपने सभी फाइल को ट्रांसफर करके उसका यूज करते हैं। जैसे कि आपको कोई चीज प्रिंट कराना है तो आप प्रिंटर में पहले कनेक्ट करेंगे अपने वायर्ड सिस्टम से, उसके बाद क्या करेंगे कि उसमें अपना फाइल ट्रांसफर करके उसको प्रिंट करेंगे। और अगर आप मान लो कि अपने मोबाइल के अंदर किसी फाइल को ट्रांसफर करना है तो वहां पर भी आप डेटा केबल या फिर कोई और पोर्ट को यूज करेंगे। बट यहाँ पर SMB में हम वायरलेस पोर्ट को यूज करते हैं। या फिर मान लो जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता रखा है कि आखिर पोर्ट्स क्या होती हैं, तो ये कुछ वायरलेस पोर्ट्स होती हैं जिसकी मदद से यहाँ पर ये सारे प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। अब जिसने नहीं देखा उसको मैं बता दूं कि आपके लैपटॉप के अंदर जो बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, लाइक जहाँ पर आप USB लगाते हैं, इसी तरह से ऑनलाइन पोर्ट्स भी होते हैं और सभी डिवाइसेस के पास एक अपना यूनिक पोर्ट नंबर होता है जिससे हम उनका कनेक्शन बनाते हैं और वहाँ पर अपने डेटा को शेयर करते हैं। और SMB वायरलेस पोर्ट पर ही वर्क करता है और ये सारा चीज़ TCP और IP पर ही बेस्ड होता है। और इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि आखिर SMB एनालिसिस होती क्या है और इसको किस चीज़ के लिए यूज करते हैं। और आगे आप देखेंगे कि इनमें जो 3 टूल्स है उसको हम कैसे यूज करते हैं, उसके ऊपर आपको फुल प्रैक्टिकल वीडियो मिल जाएगी। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे आप नेट बायोस के नेम सर्वर को फाइंड कर सकते हैं और उसका यूज ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आ जाना है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर और फिर आ जाना है SMB एनालिसिस के अंदर और फिर यहाँ पर आपको NVT स्कैन पर क्लिक करके ओपन कर देना है। तो यहाँ से भी आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ये सारी चीज़ें आपको दिखा देगी। इसी तरह से आप अगर मेरी पिछली वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इसको कैसे यूज करना है
और अब हम किसी IP एड्रेस के ऊपर इसको प्रैक्टिकल करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रूट एक्सेस दे देते हैं, जिसके लिए हम कमांड डालेंगे sudo su और फिर यहाँ पर हम अपना पासवर्ड डाल देंगे, फिर एंटर कर देंगे। और फिर हमें चाहिए एक टारगेटेड IP एड्रेस, जिसके लिए हम अपना खुद का IP एड्रेस यूज करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर कमांड डालेंगे ifconfig और फिर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस यूज करने वाला हूँ। सिंपली इसको मैं कॉपी करता हूँ और फिर हमें यहाँ पर कमांड डालना है nbt scan और फिर ये IP एड्रेस डाल देना है। उसके बाद इसको एंटर कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यूनिवर्सिटी का वाईफाई यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर परमिशन डिनाइड है। बट आप अगर अपने टारगेट IP एड्रेस के ऊपर इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा नेट बायोस नेम। जैसे कि अगर आप अपने लैपटॉप के ऊपर करते हैं तो वहाँ पर अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उसका नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी तरह से वहाँ पर सर्वर भी शो हो जाएगा और फिर वहाँ पर यूजर और मैक एड्रेस भी शो हो जाएगा। तो इसी तरह से nbt स्कैन काम करता है। बाकी आप इससे और भी चीजें कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई फोल्डर या फिर कोई फाइल है जिसमें बहुत सारे IP एड्रेस हैं और आपको उसके ऊपर अटैक करना है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर -f का यूज करना है। लाइक यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं nbt scan -f, उसके बाद स्पेस देके आप वहाँ पर फाइल का पैथ डाल सकते हैं। लाइक पैथ कैसे चूज करना है वो भी मैंने आपको बता रखा है। आपको सिंपली pwd टाइप करना है या फिर आप जिस भी फोल्डर के अंदर वो है वहां पर जाकर उस पर मोर करके वहां का लोकेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली उस पैथ को यहाँ पर डाल देना है। तो उससे क्या होगा कि उस फाइल के अंदर जितने भी IP एड्रेस है उस पर ये अटैक करेगा और वहां पर जितने भी नेम सर्वर्स हैं, उनके OS, Windows 11 है, Windows 10 है और उनके मैक एड्रेस, ये सारी चीजें लाकर आपको शो कर देगा। और यहाँ पर अगर आप किसी IP एड्रेस या फिर किसी विक्टिम के ऊपर ये चीजें कर रहे हैं या फिर ये स्कैनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको IP एड्रेस चेक करना होता है कि वो चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली पिंग कमांड डालना है और उसके बाद उस IP एड्रेस को डालना है। और अगर आप एंटर करने के बाद आपको वहाँ पर कुछ शो होता है, लाइक पैकेट्स वहाँ पर जा रही हैं, तो आप उस पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं एग्जांपल्स में nbt scan -r, उसके बाद एक IP एड्रेस है। इसी तरह से सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। तो इसी तरह से आप इन सारे फंक्शंस को या फिर मान लो ऑप्शंस को चूज करके इस पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप ऊपर भी देख सकते हैं nbt scan, उसके बाद सारे ऑप्शंस हैं और फिर लास्ट में स्कैन रेंज और यहाँ पर फिर आप IP एड्रेस डाल सकते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं और इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर पेस्ट कर देता हूँ और फिर इसको हम रन कर देते हैं। तो गाइस ये IP एड्रेस चल नहीं रहा है। आपको IP एड्रेस चेक करने के लिए क्या करना है, सिंपली पिंग कमांड डालना है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि वो IP एड्रेस चल रही है या फिर नहीं। उसके बाद आपको उस पर प्रैक्टिकल करना है। अभी हम सेकंड को भी देख लेते हैं। तो गाइस ये IP एड्रेस भी रन नहीं कर रही है, बट आप जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आप जिस भी IP एड्रेस पर अटैक करेंगे उसको सबसे पहले आपको पिंग कमांड डालकर चेक कर लेना कि वहाँ पर पैकेट सेंड हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। अगर वहाँ पर पैकेट सेंड हो रही हैं उसके बाद ही आपको nbt स्कैन टूल का यूज करना है। फिर उस डिवाइस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी जान सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आ जाना है अपने एप्लीकेशन के अंदर, वहां पर आ जाना है आपको SMB एनालिसिस के अंदर और उसके बाद इनफो टूल पर सिंपली इसको क्लिक करके रन कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि पिछली वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि आखिर टूल्स में क्या क्या फंक्शंस होती है और उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह से इस टूल के अंदर भी आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस है और इसमें एडिशनल ऑप्शंस भी हैं और यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको प्रैक्टिकली रन करके देखने वाले हैं। तो प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हैकिंग इलीगल है और इसको परफॉर्म करने से पहले आपको विक्टिम से उसकी परमिशन लेना जरूरी होता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिंपली जो काली मशीन है उसको हम रूट एक्सेस दे देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड डालेंगे sudo su और फिर एंटर कर देंगे और फिर अपना पासवर्ड डाल देंगे। तो इसको रूट एक्सेस मिल चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारे डिवाइस का IP एड्रेस है उसी पर हम अटैक करके चेक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पर मैं कमांड डालता हूँ ifconfig, उसके बाद एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं inet का IP एड्रेस जो है उस पर अटैक करके दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और फिर यहाँ आने के बाद सिंपली पहले हम इसको पिंग करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रन हो रहा है, यहाँ पर पैकेटेज सेंड हो रही हैं। तो अभी हम इसको Ctrl+C प्रेस करके रोक देते हैं और फिर अपनी टूल को यहाँ पर रन करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर टाइप करना है enum for linux और उसके बाद अपना IP एड्रेस डाल देना है और फिर इसको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टूल रन होना स्टार्ट हो चुका है।
यहाँ पर आपका टारगेट आईपी एड्रेस है, रीड रेंज है, ये सारी चीजें आपको दिखा देगा। बट जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर मैं अपना खुद का आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ, जो कि ये एक यूनिवर्सिटी का आईपी एड्रेस है, इसलिए यहाँ पर आपको एक्चुअल डेटा नहीं मिलेगी। बट आप अगर किसी पर अटैक कर रहे हैं या फिर आप किसी विक्टिम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, उस पर एनिमिनेशन करना चाहते हैं, तो आप इस टूल को रन कर सकते हैं इसी तरह से जैसे कि मैंने कमांड डालकर रन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट में टारगेट इन्फॉर्मेशन आएगा, उसके बाद यहाँ पर इनोमिनेटिंग वर्क ग्रुप आएगा, या फिर मान लो डोमेन नेम्स जितने भी हैं उस आईपी एड्रेस के अंदर वो सारे दिखा देगा। यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है। उसके बाद एनबीटी स्टैट इन्फॉर्मेशन, तो इसका काम क्या होता है कि नेटवर्क स्टेटस और प्रोटोकॉल स्टैटिस्टिक्स को शो करना। इसी तरह से आप जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सेशन चेक, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे यूजर नेम और बहुत सारे ऐसे इन्फो मिल जाएंगी जिससे कि आप बहुत सारे इन्यूमरेशन कर सकते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अभी वैसे यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने विक्टिम के ऊपर इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि जैसे मैंने आपको बताया है कि इस टूल को रन करने के लिए इनम फॉर लिनक्स और उसके बाद ऑप्शंस और उसके बाद आईपी एड्रेस डालना है, तो उसी को अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कुछ कमांड्स या फिर कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शंस डालकर कैसे हम और भी कमांड्स डाल के यहाँ पर इस टूल को रन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली टाइप करना है इनम फॉर लिनक्स और फिर -u और फिर आईपी एड्रेस, और उसके बाद आपको यहाँ पर आईपी एड्रेस पेस्ट कर देना है और फिर इसको आपको एंटर कर देना है। तो वैसे आई थिंक यहाँ पर कुछ ये इन्फॉर्मेशन शो नहीं करेगा क्योंकि मैं अभी यूनिवर्सिटी का वाईफाई यूज कर रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर वैसे सारे इन्फॉर्मेशन शो नहीं करेगा और वो उसको मैं शो भी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये एक यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है और किसी की भी इंफॉर्मेशन ऐसे सबको शो करना इलीगल है। इसीलिए आप इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पर आप इसको रन करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर कुछ शो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर नहीं शो हुआ। बट जब आप किसी आईपी एड्रेस या फिर किसी डोमेन नेम पर वहाँ पर अटैक करेंगे तो आपको इस सेशन चेक के नीचे दिखेगा यूजर्स का सेक्शन, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे यूजर नेम्स और उनके कुछ डिटेल्स शो हो रही होंगी जिसको आप कलेक्ट करके आगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग में काम ले सकते हैं या फिर उसको कलेक्ट करके बाद में उसका यूज ले सकते हैं। सो गाइस ये था आज का सेशन जिसके अंदर आपने देखा कि कैसे आप इनम फॉर लिनक्स टूल को यूज कर सकते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग या फिर इन्यूमरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले कि कैसे हैकर्स फेसबुक और इंस्टाग्राम से आपके बारे में डिटेल्स निकालते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्नैपचैट का आईडी है, तो यहाँ पर मेनली हैकर्स क्या करते हैं कि इनके जो कमेंट सेक्शंस हैं उसके अंदर देखते हैं कि इनके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके बारे में हम क्या डिटेल्स निकाल सकते हैं और फिर इसके अबाउट्स के अंदर जा करके इनके बारे में जितने भी डिटेल्स निकाल सकते हैं वो सब यहाँ पर वो लोग गैदर करते हैं। और इसी तरह से इंस्टाग्राम में भी होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के बारे में डिटेल्स निकालते हैं। हम यहाँ पर मेनली फेसबुक के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने नंबर्स और अपने जीमेल्स को प्राइवेट नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके जीमेल्स और उनके नंबर्स मिल जाते हैं जहां पर स्कैमर्स उनके साथ फिशिंग कर सकते हैं या फिर उनको सोशल इंजीनियरिंग करके उनके अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं वहां पर भी आपको वो लोग आपके नेचर के हिसाब से आपके ऊपर सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप किसी सेलिब्रिटी को लाइक करते हैं या फिर मान लो कि आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट है तो उसके बारे में अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं या फिर लाइक करते हैं या फिर कमेंट करते हैं तो उन सारे चीज़ों को कलेक्ट करके फिर उसी के हिसाब से आपको सोशल इंजीनियरिंग की जाती है। और उसके बाद वहाँ पर 90% ऐसे लोग होते हैं जो कि इन सारे स्कैम्स के अंदर फंस जाते हैं। और वैसे तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था कि कैसे हैकर्स आपके बारे में डिटेल्स कलेक्ट करते हैं और कैसे आपके हैबिट और नेचर के बारे में जानते हैं। तो अब हम जानने वाले कि कैसे आप गूगल की मदद से लोगों के बारे में या फिर मान लो वेबसाइट्स के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम टर्म का यूज करने वाले हैं जो कि है गूगल डॉकिंग, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया है साइट amazon.com फाइल टाइप PDF। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर अमेजन के अंदर जो भी PDF फाइल्स है वो आपको सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली आप कॉमन तरीके से या फिर मान लो इजीली उसको नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको अब हम सर्च करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें अमेजन के अंदर जितने भी PDF फाइल्स है वो सब हमें मिल चुके हैं। तो मान लो अगर हमें वाईफाई अडेप्टर लेना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली वाईफाई अडेप्टर टाइप करके सर्च कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि ये जितनी भी वेबसाइट्स है जो कि वाईफाई अडेप्टर बेचती हैं उन सब के बारे में डिटेल्स शो कर देगा। बट क्या हो अगर हमें एक स्पेसिफिक
वेबसाइट से ही वाईफाई एडेप्टर लेना हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली टाइप कर देंगे साइट flipkart.com और फिर एंटर कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि फ्लिपकार्ट के अंदर जितने भी वाईफाई एडेप्टर प्रोडक्ट्स हैं वो सब आपको शो होंगे और इसके अलावा आपको कोई भी वेबसाइट्स के प्रोडक्ट शो नहीं होंगे। और इसी तरह से मान लो हमें किसी फेसबुक यूजर नेम के बारे में डिटेल्स निकालनी है तो वहां पर भी हम गूगल डॉकिंग का हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राई हैक मी, तो इसके बारे में भी हम डिटेल्स निकालने वाले हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे ट्राई हैक मी के बाद फाइल टाइप दे देंगे PDF और डालेंगे, फिर हम फाइल टाइप दे देंगे डॉक्स और फिर हम एक और फाइल टाइप दे देते हैं एक्सेल SX और फिर हम इसको इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आप इसको इंटर करते हैं तो यहाँ पर इस नेम से जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको शो हो जाएंगे। तो वहाँ पर आपको उसके बारे में वर्ड्स मिल सकते हैं, उसके रेज्यूमे मिल सकते हैं, उसके और भी डिटेल्स मिल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि अगर आपके विक्टिम की इमेज आपके पास है तो उससे आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इमेज है तो उसको आपको कैसे यूज करना है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली उस इमेज को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको आ जाना है एक वेबसाइट के अंदर जो कि है PIMAIS। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली अपलोड पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो भी विक्टिम है उसका पिक्चर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो ये हमने अपलोड कर दिया और अभी यहाँ पर ये प्रोसेसिंग चल रही है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें अपने विक्टिम का या फिर मान लो डेविड बॉम्बेल के सभी पिक्चर्स मिल चुके हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हम अपने विक्टिम के बारे में और भी चीजें जानना चाहते हैं या फिर उसके और भी सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका एक इमेज ही काफी है उसको फाइंड करने के लिए। और इसका काम क्या होता है कि बेसिकली इंटरनेट के ऊपर जितने भी इमेजेस होते हैं उन सभी को खोज करके यहाँ पर शो करना। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारे पास एक और इमेज है और इस इमेज की मदद से हम इसकी लोकेशन जानने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर हम सिंपली सर्च करेंगे images.google.com और फिर एंटर कर देंगे और उसके बाद उस फाइल को हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर अभी हम इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बोट का लोकेशन मिल चुका है। यहाँ पर आप इसको सिंपली किसी को भी ओपन करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बेसिकली मुझे लग रहा है ये वाला लोकेशन है। तो यहाँ पर आप इसी तरह से किसी भी पर्सन के पीछे के बैकग्राउंड की हेल्प से आप उसके लोकेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको और भी टूल्स चाहिए जिसकी मदद से आप इनकी सर्चेस कर सकें, जिसकी मदद से आप लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पर आ जाना है, उसके बाद यहाँ पर टाइप करना है रिवर्स इमेज सर्च टूल्स और फिर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे रिवर्स इमेज के टूल्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप किसी भी इमेज के बारे में सारे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको अपने विक्टिम्स के बारे में जूसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जस्ट लाइक उनके जीमेल अकाउंट्स, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर हमारे पास एक टूल है जो कि है epios.com। तो इसका यूज लेकर आप उसके ईमेल को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और ये क्या करता है कि यहाँ पर उस ईमेल से जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स बनी हुई हैं उन सब के बारे में डिटेल्स निकाल देता है। तो यहाँ पर मैं एक ईमेल डालकर चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इनके इन्फॉर्मेशंस मिल चुके हैं। इसी तरह से आप अपने विक्टिम्स के बारे में सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक और टूल है जिसकी मदद से आप यहाँ पर अपने विक्टिम्स के बारे में उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में जान सकते हैं, तो जो कि है socialsearcher.com। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने विक्टिम का नाम डाल सकते हैं या फिर उनका यूजर नेम डाल सकते हैं या फिर जो अभी ट्रेंडिंग में है उनका यूज ले सकते हैं। हम यहाँ पर यूजर्स का यूज लेकर के चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जॉन स्मिथ यूज किया था। तो इस टूल ने क्या किया कि जॉन स्मिथ के बारे में जितने भी डिटेल्स है इंटरनेट के ऊपर वो सब हमें शो कर दिया। और इसी तरह से हमारे पास एक और टूल है जो कि है checkusername.com। तो बेसिकली ये टूल क्या करता है कि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स निकालता है। जैसे कि मान लो अगर आपके पास किसी भी विक्टिम के यूजर नेम है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली उसको ऐड करना है। उसके बाद ये क्या करता है कि यहाँ पर जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनके अंदर अगर इस यूजर नेम ने अपना अकाउंट बना रखा है तो उसको ये शो कर देता है। और अगर आपको किसी फोन नंबर के बारे में डिटेल्स निकालना है तो उसके लिए आप यहाँ पर एक टूल यूज कर सकते हैं जो कि है फोन नंबर लुकअप। तो यहाँ पर हमारे पास एक टूल है जिसकी मदद से आप फोन नंबर्स के बारे में डिटेल्स निकाल सकते हैं जो कि है thatsthem.com। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली फोन नंबर को ऐड करना है, उसके बाद सर्च करना है, उसके बाद उस नंबर के अंदर जितनी भी डिटेल्स है वो सब आपको ये शो कर देगा। और अगर आपको फोन नंबर से डिटेल्स निकालने के बारे में और भी चीजें जाननी है तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जहां पर आप अपने मोबाइल फोन या फिर मान लो आप अपने काली लिनक्स का यूज करके भी फोन नंबर्स के बारे में डिटेल्स निकाल सकते हैं।
हेलो बेबी, कल मैंने जो तुम्हें फ़ोटो भेजा था, क्या तुमने उसमें कुछ अलग नोटिस किया? फोटो तो देखी हूँ पर कुछ समझी नहीं। ये जो फ़ोटो दिख रहा है ना, इसमें आपके लिए कुछ और भी मैसेज है जिसको मैंने स्टेगनोग्राफी की हेल्प से हाइड किया है। सच में तुमने फोटो में कुछ छुपाया है? हाँ, अब अपने स्किल को यूज़ करो और उस मैसेज को ढूंढ लो। ओके, मुझे देखने दो। ओह वाह, मुझे मिल गया। इसमें तो लिखा है हैप्पी बर्थडे एंड माय लव। यस माय लव, यही था मैसेज। वाह, इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम हमेशा कुछ स्पेशल करते हो और ये वाला तो सबसे अलग था। आई लव यू माय लव। लव यू सो मच माय लव। ऑलराइट गाइस, बाकी की कन्वर्सेशन बाद में सुनना। क्या आप भी स्वास्तिका की तरह एक्साइटेड है जानने के लिए कि आखिर इन्फॉर्मेशन को इमेज में कैसे हाइड करते हैं? ऑफ कोर्स ये होगा, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर हमें ये चीज़ जानना ही क्यों है। तो इसको समझने के लिए आपको स्टेगनोग्राफी और इसके हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि हम यूज करते हैं अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा को शेयर करने में। चलो इस चीज को बहुत ही आसान तरीके की मदद से जानते हैं। तो बेसिकली स्टेगनोग्राफी इज द प्रैक्टिस ऑफ कंसीलिंग इन्फॉर्मेशन विद इन अनदर मैसेज और फिजिकल ऑब्जेक्ट टू अवॉइड डिटेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह का आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को किसी और फिजिकल ऑब्जेक्ट या फिर मान लो किसी और मैसेज के अंदर हाइड करते हैं, जिससे कि जो डिटेक्शन हो या फिर हमारा जो मैसेज हो वो बहुत ही सिक्योर वे में और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल वे में एक दूसरे के साथ शेयर हो सके। और अगर हम बात करें स्टेगनोग्राफी के हिस्ट्री की, तो हजारों साल पहले से ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बस इसका फॉर्म चेंज हुआ है। तो अगर आप लोगों ने कभी हिस्ट्री बुक पढ़ा होगा या फिर जो स्टोरीज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमको सुनाते हैं, उसमें भी हमें स्टेगनोग्राफी के अंश मिलते हैं, जैसे कि इनविजिबल इंक, वैक्स टैबलेट, नॉल साइफर, माइक्रो डॉट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है इनविजिबल इंक, जिसमें कि क्या होता था, पहले के जमाने में राजा महाराजा के गुप्तचर रहते थे जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इनविजिबल इंक की मदद से एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया करते थे। वहीं पर अगर हम बात करें वैक्स टैबलेट की, तो ये एक तरह का ऐसा तरीका था जिसमें मोम के अंदर पेपर फोल्ड करके टैबलेट बनाया जाता था, जिसके अंदर सारी हिडन इन्फॉर्मेशन होती थी। और उसके बाद नॉल साइफर के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट होता था, जिसके अंदर कुछ अलग लैंग्वेज या फिर थोड़ी सी फोन चेंज करके इंपॉर्टेंट मैसेज को हाइड किया जाता था। और फिर आता है माइक्रो डॉट्स, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता था। इसको आप प्रेजेंट डे में छोटे छोटे बबल्स जैसे बॉल आते हैं, जिसको पानी में डालने के बाद उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, उससे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही होता है, सिंपल टेक्स्ट और मैसेज को बहुत ही स्मॉल साइज करके एक जगह से दूसरी जगह शेयर किया जाता था। तो अभी यही चीज़ें इवॉल्व होकर अपडेट हो चुकी हैं। प्रेजेंट टाइम में हम कंप्यूटर की मदद से इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को अलग अलग टेक्निक की मदद से शेयर करते हैं, जो कि नॉर्मल इंटरनेट यूजर आसानी से नहीं देख सकते हैं। और इन्हीं टेक्निक्स के बारे में प्रैक्टिकली आगे हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे हिस्ट्री के अंदर वैक्स टैबलेट्स, इनविजिबल इंक थे, उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास मॉडर्न ईरा में इमेज स्टेगनोग्राफी, टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी, वीडियो स्टेगनोग्राफी, ऑडियो स्टेगनोग्राफी, फाइल स्टेगनोग्राफी, डिजिटल वाटर मार्किंग जैसे बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स मिलते हैं, जिसकी मदद से हम अपने इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं किसी दूसरी फाइल्स के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी के बारे में जानने वाले हैं, वो भी एक स्टोरी की मदद से, जिससे कि क्या होगा, हमें सीखने में भी इजी होगा और आपको देखने में भी मजा आएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को, जिसके साथ साथ हम इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखने वाले हैं। इमेजिन करो कि आप एक राज्य के मंत्री हैं और उस राज्य का राजा आपका परम मित्र है, और राजा ने आपको अपनी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दे रखी है, और आपने बहुत सारे गुप्तचर मतलब स्पाई लगा रखे हैं राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए और किसी भी अटैक से बचाने के लिए। एक दिन एक गुप्तचर को पता चलता है कि राज्य के अंदर लोग दुश्मनों से मिलकर राजा पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं और सारी सीक्रेट बातें दूसरे राज्य के राजा तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये सब जानने के बाद और जिस चीज़ से ये सारी चीज़ें इधर से उधर हो रही हैं, उस चीज़ का पता चलने के बाद भी आप सीक्रेट मैसेज को पता नहीं लगा पा रहे हैं। मतलब आपको मीडियम तो मिल गया है, लेकिन आप मैसेज को नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि जो अटैकर थे वो लोग एक टेक्निक यूज कर रहे थे जिसको कि हम स्टेगनोग्राफी बोलते हैं। तो टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी के बारे में प्रैक्टिकली जाने उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हम टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी को यूज क्यों करते हैं। सो बेसिकली टेक्स्ट इज अ नेचुरल चॉइस फॉर स्टेगनोग्राफी बिकॉज इट्स एवरीवेयर. Letters, poems, even news articles can be softly altered to hide messages. Imagine a seemingly innocent love letter containing instructions for the king's army to move to a specific location. नहीं समझ आया ना? कोई ना, मैं हूँ समझाने के लिए। तो बेसिकली टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी मतलब टेक्स्ट को हाइड करने को बोलते हैं, और आखिर हम इसको ही क्यों यूज करते हैं बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी जगह पर यूज होती है। तो अभी हम फिर से आ जाते हैं अपने मंत्री वाले रोल पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर अटैकर ने ओपन कर लिया अपनी काली मशीन और यहाँ पर वो मैसेज को हाइड करने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा और सारे स्टेप्स को नोट करिएगा।
तो सबसे पहले अटैकर ओपन करता है अपने कमांड लाइन को और यहाँ पर वो टाइप करता है। अगर आप न्यू यूजर है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली sudo apt अपडेट apt अपग्रेड करना है। और अगर आपके पास काली मशीन इंस्टॉल नहीं है आपके लैपटॉप में तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया कि कैसे आप इजी वे में काली लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अटैकर अभी मैसेज को इनक्रिप्ट करने जा रहा है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली टाइप करेंगे ईको, उसके बाद मैसेज को ऐड करेंगे जो कि है हमारा महाराज आज शिकार पर जाने वाले हैं। तो इसको अटैकर बेस 64 के अंदर इनक्रिप्ट कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अटैकर के पास इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आ चुका है। तो अभी अटैकर क्या करेगा कि इस डेटा को इमेज फाइल के अंदर इंसर्ट करेगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान से देखना है और मेरे साथ साथ ही अपने लैपटॉप के अंदर इसको प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके लिए हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं किंग इमेज और फिर हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं king.png। इंटर करते हैं, हो गया डाउनलोड। ब्राउज़र को ऑफ करते हैं और अभी हम मूव करते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर के अंदर, जिसके लिए हम टाइप करेंगे cd डाउनलोड्स, इंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम कमांड डालेंगे ls। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है king.png। तो इसी के अंदर हम इस टेक्स्ट को हाइड करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली ईको टाइप करेंगे और फिर जो इनक्रिप्टेड मैसेज है उसको यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करेंगे। सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा जो मैसेज है वो पेस्ट हो चुका है और अब हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर देंगे इस इमेज के अंदर जो कि हमारा king.png। उसके बाद इंटर करते हैं। तो यहाँ पर अटैकर ने king.png के अंदर मैसेज को हाइड कर दिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मंत्री हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि ये इमेज मेरे पास आ चुका है, बट मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिर इस इमेज के अंदर क्या है और इसका कैसे पता लगाएं। तो मैंने यहाँ पर राज्य के एक साइबर एक्सपर्ट को बुलवाया और उसको बोला कि इस इमेज के अंदर जो भी है वो मुझे निकाल के दे, और अगर वो ये काम कर देता है तो उसे इनाम भी मिलेगा। तो उसके बाद वो साइबर एक्सपर्ट काम पर लग जाता है और अभी आप उस एक्सपर्ट का वर्क स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है कि वो ls-la, उसके बाद इंटर करता है। तो यहाँ पर मुझे आपको शायद स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था कि आप ls-la करके चेक कर सकते हैं कि आखिर वो png कितने kb या फिर कितने MB की है। तो यहाँ पर मुझे ये पहले ही करना था, बट कोई ना, आप अगर इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आप पहले ही ls-la करके इसको चेक कर लेना कि आखिर ये कितने kb का है। अभी तो यहाँ पर 16,346 दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने मैसेज को ऐड कर दिया है ये उसके बाद का है। तो अगर आप पहले चेक करेंगे और फिर बाद में चेक करेंगे मैसेज को ऐड करने के बाद, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, जो कि है कि इसका केबी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सिंपली इस इमेज को ओपन करके देखने वाले हैं, जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टेल king.png, इंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो इमेज है वो ओपन हो चुका है, मतलब यहाँ पर ये बेस 64 के अंदर ओपन हुआ है। इसी से हम अपने मैसेज को निकालने वाले हैं, जो कि है यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं जो मैंने इसके अंदर हाइड किया था। तो मैं आपको इमेज को भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुई है। सिंपली हम प्लेसेस के अंदर जाएंगे, डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे और फिर इस इमेज को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो इमेज था वो पहले भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही है, मतलब मैसेज को हाइड करने के बाद भी इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं हुई हैं। तो इसको अभी हम कट करते हैं और अपने मैसेज को देखते हैं। तो यह रहा हमारा मैसेज जो कि अटैकर ने इनक्रिप्ट करके इस king.png के अंदर हाइड किया था। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डिक्रिप्ट करने वाले हैं। इसको हम सिंपली ऐसे कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पर हम टाइप करते हैं echo, यहाँ पर पेस्ट करते हैं इसको और उसके बाद बेस 64-decrypt, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास मैसेज आ चुका है जो कि अटैकर ने हाइड किया था, महाराज आज शिकार पर जाने वाले हैं। और इसके बाद जैसे ही वो साइबर एक्सपर्ट मुझे ये चीज़ें बताता है कि इस इमेज के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि महाराज को बाहर जाने से रोक लेता हूँ, जिससे कि उनकी जान बच जाती है। और इस चीज़ को परफॉर्म करने का एक और तरीका है, स्टोरी से हटकर वो स्टेप भी मैं आप सबको बता देता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर हम एक टूल का मदद लेते हैं जिसका नाम है स्टेग हाइड। इसको आप सिंपली गिटहब से लिंक को कॉपी करके गिट क्लोन करके इंस्टॉल कर सकते हैं।
और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको कि आपको क्या करना है, सिंपली इस वीडियो को क्रोम के अंदर ओपन करना है और वहां से आप इसके गिट क्लोन लिंक को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि आप यूट्यूब में डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको सभी स्टेप्स को अपने नोट्स के अंदर कॉपी करना है और उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपली apt get install stack hide का यूज करके स्टेक हाइड को ओपन कर सकते हैं। apt get install stack hide, तो इसका यूज करके आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसको करता हूँ कट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली स्टेक हाइड उसके बाद हाइफन हेल्थ टाइप करके इंटर करना है। तो यहाँ पर आपको इसका सारा इन्फो मिल जाता है, आप इसको पढ़ सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली यूज करके भी दिखाने वाला हूँ, तो उससे भी आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली एक मैसेज को क्रिएट करते हैं और उसको एक txt फाइल के अंदर हाइड करते हैं, जिसके लिए हम यूज करेंगे echo और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करते हैं हेलो और इसके बाद कन्वर्ट करते हैं इस मैसेज.txt के अंदर और उसके बाद इसको हम एंटर करते हैं, ls करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है मैसेज.txt। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली ओपन करेंगे टेल और फिर king.png, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पहले हाइड किया था, जो कि मैंने स्टोरी के अंदर आपको बताया था, वो दिख रहा है। बट यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम इसके अंदर भी हाइड करने वाले हैं और मैसेज को। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली स्टेक हाइड की मदद से मैसेज को हाइड करने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करते हैं स्टेक हाइड, उसके बाद हाइफन एम्बेड -ef, उसके बाद मैसेज.txt या फिर secret.txt, जो भी आपने txt फाइल क्रिएट कर रखा है उसको आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद -cf और फिर -cf के बाद आपको यहाँ पर इमेज फाइल को ऐड करना है, जिसके अंदर आपको इसको हाइड करना है। तो हम king.png के अंदर ही इसको हाइड करने वाले हैं और उसके बाद -sf और उसके बाद यहाँ पर हम कन्वर्टेड वाला जो फाइल होगा उसको ओपन करने वाले हैं। तो जिसके लिए हम टाइप करेंगे फाइनल king.png और फिर -p पासवर्ड ऐड कर देते हैं, जिससे कि ये और भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा, साइबर, इंटर करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं embedding message.txt in king.png डॉन राइटिंग स्टेक ऑफ फाइल फाइनल king.png डॉन, मतलब ये हमारा मैसेज जो है वो हाइड हो चुका है। तो अभी हम टाइप करते हैं ls-la, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो king.png है वो है 16,346 का और इसी तरह से हमारे पास जो फाइनल king.png है वो है 17,371 का। मतलब यहाँ पर हमारा जो KB है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर हमने मैसेज.txt को ऐड किया है। तो यहाँ से तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, बट नॉर्मल यूजर होते हैं उनको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो इसके लिए हम अपने जो इमेजेस हैं उसको ओपन करते हैं। इसके लिए हम टाइप करेंगे एट्रियल प्रीव्यूअर और सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपने king.png को। तो यहाँ पर आप इस इमेज को देख सकते हैं और फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने final.png को ओपन करके देखने वाले हैं, जिसके लिए हम टाइप करेंगे यहाँ पर एट्रियल प्रीव्यूअर फाइनल king.png, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा फाइनल वाला फाइल है वो भी ओपन हो चुका है। आप इसको सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो नॉर्मल यूजर के लिए ये देखना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर इस फाइल के अंदर कुछ हिडन मैसेज भी है। तो उस मैसेज को अब हम ओपन करके देखने वाले हैं। इसको मैं कट करता हूँ और फिर यहाँ पर अब हम टाइप करते हैं स्टेक हाइड -info और उसके बाद फाइनल king.png, इंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर y टाइप करते हैं। यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड था वो था साइबर, इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एम्बेडेड फाइल है वो है मैसेज.txt। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो मैसेज.txt है उसको हम रिमूव कर देते हैं, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो कि आखिर हमने जो एक्सट्रैक्ट किया है वो वाला कौन सा मैसेज.txt है और जो हमने पहले क्रिएट किया था वो वाला कौन सा मैसेज.txt है। जिसके लिए हम यूज करेंगे rm-rf और फिर मैसेज.txt, इंटर करते हैं। तो हमारा जो मैसेज.txt है वो रिमूव हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे जो हमारा एम्बेडेड फाइल है, या फिर मान लो कि हमारा जो फाइनल king.png के अंदर जो हमने हिडन मैसेज को स्टोर कर रखा है उसको हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, जिसके लिए हम यूज करेंगे स्टेक हाइड -एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर कोई भी स्पेलिंग अगर मिस्टेक होता है तो आपको एरर आ सकता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। उसके बाद -sf फाइनल king.png, इंटर करते हैं। पासवर्ड डालते हैं साइबर, इंटर करते हैं। तो हमारा जो मैसेज है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, रूट एक्सट्रैक्टेड डेटा टू मैसेज.txt। मतलब यहाँ पर इसने एक मैसेज.txt फाइल क्रिएट कर दिया है और उसके अंदर उस मैसेज को स्टोर कर दिया है। पहले तो हमारा जो मैसेज.txt था उसको हमने रिमूव कर दिया है rm-rf यूज करके। तो अभी हम इसको ओपन करके देखने वाले हैं। हम क्या करेंगे, ls-la टाइप करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास मैसेज.txt आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं cat message.txt, इंटर करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो हेलो मैसेज है वो ओपन हो चुका है। सो गाइस, इस तरह से हमने अपने महाराज को सभी खतरों से बचाया। वैसे अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो महाराज के ऊपर बस टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी का अटैक था। अभी तो ऑडियो स्टेगनोग्राफी, वीडियो स्टेगनोग्राफी, इमेज स्टेगनोग्राफी, फाइल स्टेगनोग्राफी से बचाना बाकी ही है। सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली आ जाना है अपने ब्राउज़र के ऊपर और फिर यहाँ पर न्यू टैब में आकर यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है डार्क आर्मी गिटहब, उसके बाद एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्टार्टिंग में ही डार्क आर्मी पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल लिखकर आ जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ये आपको गिटहब पर रेंडर कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम डार्क आर्मी के रिपोजिटरी में आ चुके हैं और अब यहाँ पर हम इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन इन लिनक्स। और अगर आप टर्मक्स यूज कर रहे हैं तो आप इन सारे कमांड्स को फॉलो करके टर्मक्स में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर काली लिनक्स यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लिनक्स का ये जो कमांड है इसको कॉपी करके उसके बाद इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली कॉपी करेंगे और फिर ब्राउज़र को मिनिमाइज करते हैं और टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले हम इसको रूट एक्सेस दे देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड डालेंगे sudo su, उसके बाद एंटर करेंगे और फिर पासवर्ड डालेंगे अपना, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमने कमांड वहाँ से कॉपी किया था उसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और फिर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है ये टूल हमारे काली लिनक्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए ये बोल रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगर आप न्यू बाइस है तो आप इसको इस तरह से सिंपली गेट क्लोन करके उसके बाद पेस्ट करके इसको इंटर करने के बाद ये आपके डिवाइस के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, cd डार्क आर्मी और फिर एंटर कर देना है और फिर आपको क्या करना है python2 darkarmy.py। इससे पहले आपको क्या करना है कि इसमें जो परमिशंस होती हैं उसको ग्रांट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको कमांड डालना होगा chmod +x, उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट है डार्क आर्मी, उसके बाद एंटर कर देना होगा। और अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहाँ पर आपको कमांड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको cd कमांड देकर डार्क आर्मी के रिपोजिटरी में जाना होगा और उसके बाद वहां पर जाने के बाद आपको ये कमांड लगाना होगा chmod +x install.sh। उसके बाद क्या होगा कि जितने भी परमिशन चाहिए होंगी ये सब उसको मिल जाएगी। उसके बाद आपको लास्ट कमांड लगाना होगा ./install.sh, उसके बाद ये टूल इंस्टॉल हो जाएगी और फिर आगे का प्रोसेस अब हम टर्मिनल के ऊपर देखने वाले हैं। तो जैसे ही आपका टूल इंस्टॉल हो जाए तो आपको क्या करना है, python2 darkarmy.py लगाकर इंटर कर देना है और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टूल रन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सेक्शंस मिल जाएंगी, जैसे कि आप स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर पे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो अगर आप यहाँ पर 1 क्लिक कर इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर जितने टूल यूज होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे टूल होते हैं जिससे आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, वो सारे टूल्स वहाँ पर आपको दिख जाएंगे और जिनका यूज करके आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं पासवर्ड अटैक्स। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको किसी के लॉगिन पैनल को हाईजैक करना है या फिर उसको बाईपास करना है तो यहाँ पर आप इसका मदद ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 2 प्रेस करके इंटर करेंगे तो आपको पासवर्ड अटैक्स के जितने भी टूल्स हैं उनके ऑप्शंस आ जाएंगे। इसी तरह से थर्ड नंबर पर है वायरलेस टेस्टिंग, जिसकी मदद से वाईफाई हैकिंग परफॉर्म की जाती है। और यहाँ पर फोर्थ पे है एक्सप्लॉयटेशन टूल्स और फिफ्थ पे है सोशल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर इसी तरह से बहुत सारे टूल्स है और सेक्शंस है जिसकी मदद से आप बहुत सारे हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी फिफ्थ नंबर पे सोशल इंजीनियरिंग का है, तो यहाँ पर मैं जैसे ही फिफ्थ इंटर करूंगा और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे फिशिंग टूल और सोशल इंजीनियरिंग टूल्स दिख जाएंगे, जिसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बनाया था, बट वो स्ट्राइक आने की वजह से हमारा वीडियो वहाँ से डिलीट हो चुका है और उस वीडियो को हमने अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। तो उससे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए और स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें उस वीडियो में दिखाई गई हैं, तो वहाँ से आप इसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, 99 प्रेस करेंगे और फिर इंटर करेंगे और फिर 1 प्रेस करके इंटर करेंगे और यहाँ पर हम पोर्ट स्कैनिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 डालेंगे और फिर इंटर करेंगे। तो यहाँ पर ये टारगेट आईपी एड्रेस मांग रहा है, तो हम यहाँ पर रैंडम कोई टारगेट आईपी एड्रेस लगा देते हैं, उसके बाद इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। वैसे सारे टूल्स को मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता क्योंकि ये YouTube के प्राइवेसी पॉलिसी के अगेंस्ट है और इससे हमारे चैनल पर स्ट्राइक भी आ सकता है। तो गाइस ये था हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे आप डार्क आर्मी टूल की मदद से बहुत सारे हैकिंग को एक ही जगह पर परफॉर्म कर सकते हैं। और अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम कुछ नए टूल्स के बारे में जानेंगे और कुछ नए तरीके जानेंगे कि कैसे आप चीज़ों को हैक कर सकते हैं या फिर उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं।
टिल देन स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।